निकल गया। ये पैसों की ताकत इतनी होती मेरे भाई, जब जेब में पैसे होंगे ना, ये सीधा 12वीं क्लास में आते आते हम किसी डरते नहीं थे। भीलवाड़ा में जो एलपीजी सिलेंडर का डीलर था ना, एकमात्र, उसके ऑफिस में बिना परमिशन के घुस गए। उस समय एलपीजी सिलेंडर के डीलर और पेट्रोल पंप के मालिक बड़े लोग होते थे, अभी तो किसी को भी पेट्रोल पंप मिल जाता। हम ऑफिस में पहुंच गए और मैंने उनसे कहा नमस्कार। उन्होंने सोचा कोई क्लाइंट आया होगा, उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं, नीचे देखते देखते बोला हाँ नमस्कार बताइए। मैंने कहा सर आप मेरी आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं और जीवन में मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा सर बस एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं और आपका नाम खराब होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, इसलिए मैं यहां पर आया। मुझे पता लगा है आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। जुई में यूं बोला, वो खड़ा हो गया। पर तू कौन, अंदर कैसे आया, और तू मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? मैंने कहा सर ना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना इंक्वायरी कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आपका नाम खराब हो जाएगा, आप इज्जतदार आदमी हैं, लोग कहते हैं ये ब्लैक के सिलेंडर बेचता है, इसलिए मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करने हैं मेरे थ्रू करें। और मैंने इतना जबरदस्त प्लान समझाया, उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को गालियां बकी, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, एक एक आदमी को सिलेंडर ब्लैक करता है, मुझे कल यहाँ का एमएलए बनना है और मेरा नाम बर्बाद करने में तुला है तू। आज के बाद एक भी सिलेंडर यहां से ब्लैक नहीं होना चाहिए। मुकेश कोठारी को ऑथोराइज ब्लैकमेलर बना दो। और मुझे पूरे भीलवाड़ा का ऑथोराइज ब्लैकमेलर बना दिया गया था। अब कंपनी में कोई भी सिलेंडर अगर बाहर आ सकता था तो मेरे इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। थैंक यू भैया। कोई बाहर ही नहीं आ सकता था। आप शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आप पूरे सीजन में 2-4 जगह खाना खाने जाएंगे, ये सुनो। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए, क्योंकि हलवाई को सिलेंडर चाहिए, वो हमारे पास ही नहीं। लोग शादी फाइनल होते ही हमारे पास कार्ड देने आ जाते थे कि भाई साहब सह परिवार आ जाना, साथ में 4 सिलेंडर भी लेते आ। हमारा काम धाम एकदम बढ़ गया, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। मुझे तो 10वीं क्लास तक ये भी पता नहीं था कि पढ़ते क्यों हैं लोग, क्योंकि कोई ऐसा मेरे को वातावरण नहीं। मेरे बड़े भाई वगैरह सब लोग बड़े सर्विसेज में चले गए, मुझे कोई गाइड करने वाला बचा नहीं। पढ़ना नहीं चाहता था, आजाद होना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बांध रखा था। वो उनके नाम की परवाह थी उन्हें कि उनके सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा बेटा मुझे पता है कि तेरी पढ़ने में रुचि नहीं है, लेकिन खानदान का नाम की इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा और तुझे पढ़ना पड़ेगा। और भैया क्योंकि मुझे नीचे होने नहीं दूंगा, फेल होगा तो बार बार पढ़ाऊंगा और एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अच्छी गनीमत है कि तू या तो पास हो जा या फिर जिंदगी भर पढ़ता है। तो भैया मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं था पढ़ने के, और जैसे तैसे मैं पढ़ता था और पास हो जाता। एग्जाम के 5 दिन पहले किताबें खोलता, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए। वो तो दूर दूर तक पढ़ना तो आता ही, चिट विट बनाने की तैयारी करता था और प्लानिंग करता था कि किसको कहां पर छुपा। कभी कभी एग्जामिनर हार्ड आ जाते थे, चिट चलती नहीं थी, तो हम प्लान बी भी तैयार रखते थे। एक्सपर्ट थे प्लानिंग करने में, बचपन से एक्सपर्ट। इतने एक्सपर्ट थे कि भाई साहब मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, हमने जिससे कॉपी की उसके 90 नंबर आए, हमारे 95। कुछ लोगों को हंसी आ रही है, कुछ लोग सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे? ऐसा करने से कुछ सीखोगे नहीं। सीखोगे कब? जब पूछोगे कैसे आए बताओ। ऐसा पूछोगे तो बताऊंगा, मैं कोई ऐसी राज की बात आपको फ्री में बता दूंगा। ये गलत फहमी में मत रहना। हाँ चलो नहीं जाना चाहता कोई बात नहीं, आगे चलते। जाना चाहते हैं तो पूछना पड़ेगा ना, और जब भी मेरे से कुछ पूछना हो तो इज्जत के साथ पूछना पड़ेगा, है ना। सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, सभी करो, करो करो प्लीज प्लीज, और बोलो बता दे भाई।
बता भी दे भाई, ये गर्दन भी हिलाओ। अगर गर्दन नहीं हिलाओ तो ऐसी फील आती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। गर्दन हिलाओ ना यार, रेस्पेक्ट जा। बता दे भाई, बता भी दे भाई। ऐसे मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। चलो आप ये जानना चाहते हैं कि जिससे मैंने कॉपी की उसके 90 नंबर आए और मेरे 95 कैसे आए, यही पूछना चाह रहे हैं ना? बताता हूँ। टेक्नोलॉजी बड़ी आसान है, बहुत आसान है, ध्यान नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते। हम क्या करते थे, कॉपी हमेशा एक्सपर्ट की ही करते थे। किसकी करते थे? हम पहले ही पता लगा लेते थे टिग्नोमेट्री में ये बच्चा होशियार है, यानी टिग्नोमेट्री का प्रश्न इसी से कॉपी कर। परसेंटेज में ये होशियार है तो परसेंटेज की कॉपी इसी से कर। प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है तो प्रॉफिट एंड लॉस की इसी से करनी है। और इन्हें सबकी कॉपी करके हम इन सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते थे, क्योंकि हम तो सारे एक्सपर्ट की सलाह लेते थे और वो बेचारे खुद पढ़ते थे रात दिन का। और यही हमारे इस बिजनेस में कामयाबी का राज है। मेरी 4 क्लाइंट, द फर्स्ट इज केसी छाबड़ा जी, सेकंड इज बीसी छाबड़ा जी, एंड थर्ड इज पेरुदान करवा जी, एंड फोर्थ इज प्रहलाद राय जी। ये 4 मेरी अपलाइन। आपको आश्चर्य होगा, केसी जी से हमने क्या सीखा? केसी जी से हमने सीखा कि एविडेंस के साथ यानी आंकड़ों के साथ बात कीजिए। बीसी जी से हमने बात करने की कला सीखी। जब आप मास पब्लिक में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो लोगों का कैसे ध्यान रखा जाता है, ये हमने सीखा बीसी जी से। पेरुदान जी से हमने रिलेशनशिप को बिल्ड करना सीखा। द रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है ना तो बहुत टॉप पर जाएंगे। ये हमने पेरुदान कारवाजी से सीखा। प्रहलाद जी से हमने कैलकुलेशन सीखी इस बिजनेस की। रॉयल्टी कैसे निकलती है, टेक्निकल कैसे निकलता है, मल्टीपल लेग के कमीशन को कैसे गणना की जाती है। और मजे की बात है, इन चारों से सीखकर इन चारों से आगे निकल गए, क्योंकि चारों से सीखे। हम एक को गुरु बनाते ही, जो जहां से लेना होता सब जगह से ले लेते। और यही कामयाबी का। जैसे तैसे बीकॉम हमने की, उस दिन हम बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि अब हमें पिताजी ये नहीं कह सकते कि पढ़ना पड़ेगा। हमने सोचा कि सब लोग नौकरी से शुरुआत करते हैं, बुद्धि का डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था हमारा। हमें आसपास लगता था कि सभी नौकरी करके ही अमीर बनते हैं। तो हमने सोचा कि मैं भी अब फटाफट नौकरी करूंगा, एक छोटे मोटे बिजनेस छोड़कर। नौकरी करने के बाद बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करने के सुपरवाइजर बन जाऊंगा, सुपरवाइजर बनने के बाद वहां का मैनेजर बन जाऊंगा, मैनेजर बनने के बाद उसी कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, सीईओ बनने के बाद उसी कंपनी को खरीद लूंगा। सोचना तो कितना आसान है, और मैं इतना आसानी से सोच लेता था। और मैं पहले महीना काम करने गया ना, तो 1 महीना काम करते करते मुझे पता चल गया कि सपने देखना अलग बात है भैया, पूरा करना तो बिल्कुल अलग बात है, डिफरेंट है। 1 साल तक, 1 महीने तक मैंने लगातार काम किया, और 1 महीने बाद मुझे सैलरी दी गई। कितनी? 750 रुपये। मैं 2000-2500 रुपये पार्ट टाइम में कमा लेता था उस जमाने में। और 12 घंटे की नौकरी के बाद मुझे 750 रुपये दिए गए। उस 750 रुपये देखकर मैं बहुत देर तक हंसता रहा और बॉस की शक्ल देखता रहा। मैंने कहा ये आदमी की घनचक्कर, मुझे 750 रुपये का आदमी समझता है, वो भी 12 घंटे का। मैंने उसी समय कसम खा ली और गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद। सोच लिया कि नौकरी करनी ही, लेकिन रास्ते में हम सोच रहे थे कि पिताजी को कैसे समझाएं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को समझा सकते थे, हमारे पिताजी को समझाना हमारे बस की बात नहीं। वो डिसिप्लिन के खिलाड़ी। उन्होंने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, 1-2 साल नौकरी कर, उसके बाद बिजनेस कर। लेकिन हम ये समय खराब नहीं होने देना चाहते, लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आ रहा कि समझाएं कैसे। तभी याद आया मां के आगे पिताजी की नहीं चलती। अगर मां को कन्विंस कर लिया तो हमारा काम हो जाए। तो बच्चे नौटंकी करने में होशियार होते हैं, और देखना बच्चे हमेशा मां के सामने ही ज्यादा नौटंकी करते हैं, क्योंकि मां ही इमोशन की मूर्त होती है। और मां को ये पता होता है कि नाटक कर रहा है, फिर भी मां जानकर मान जाती है इस बात, पता होता है नाटक कर रहा है। तो मैंने नौटंकी के लिए तैयारी की, अपने बाल को थोड़े बिखेरे और फिर पानी लेकर आंखों पे लगाया ताकि लगे कि आंसू आ रहे।
फिर मैं रोते रोते मुंह बिगाड़ कर माँ के पास गया और माँ के पास कहा, माँ ये नौकरी मैं नहीं करूंगा माँ, वो मेरा बॉस है ना माँ, मुझे 750 रुपए का समझता है। माँ तुझे लगता है कि मैं 750 का हूं? तो माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, तू तो करोड़ों का। क्या बोला? क्या बोला? ये मेरी ही माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है? फिर बजाओ ना ताली माँ के लिए। अरे भाई, ये तो दुनिया में माँ सारी ऐसी होती है, एक जैसी होती है। माँ ने जो ही कहा कि नहीं तू तो करोड़ों का है, मैंने सोचा मेरा काम हो गया। अब मैं इंतजार करने लगा पिताजी का, पीछे मुड़कर देखने लगा तो पीछे मुड़ा तो देखा कि पिताजी तो पीछे। पिताजी ने पूछते ही कहा, अच्छा माँ बेटे मिलकर नौकरी छोड़ने की प्लानिंग कर? छोड़ने नहीं दूंगा, अगर इस घर में रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। फिर मजबूरी थी, अब मेरे पास कोई अल्टरनेट भी नहीं था। नौकरी करने लगा, लेकिन नौकरी के साथ भी उल्टे पुल्टे काम करता था। सारे बच्चे रात को 8 बजे तक अपने काम को कंप्लीट करते थे नौकरी में, और हम अपने काम को इतना एकाग्रता से करते थे कि 5 बजे ही कंप्लीट कर लेते थे। और 5 बजे कंप्लीट होने के बाद चाय पीने नहीं जाते थे, गप्पे मारने नहीं जाते थे, बॉस की ही केबिन में जाते थे और बॉस के सामने जाके खड़े हो जाते थे। बॉस कहता था, क्यों आया? मैंने कहा सर काम खत्म हो गया। इतना जल्दी? मैंने कहा सर चेक कर लो। अच्छा बड़ा जल्दी किया भाई, चल फिर यहां पर बैठ, मेरे काम में हाथ बटा। मेरा बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आ गया हूं क्योंकि मैं फ्री हो गया हूं। अरे भाई मैं इसलिए थोड़ी गया था, मैं तो ये पता लगाने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। और मैं तो बॉस का पता लगाने गया था, बॉस की केबिन में जाकर बैठ जाता था, अब बॉस की फाइलें जमाता था। अरे बॉस सोचता था कि मैं काम करने आया हूं, मैं काम नहीं करता था, बॉस की तरफ पूरी निगाह रखता था कि ये कर क्या। वो हाथ में कैलकुलेटर भी लेता था तो मैं गर्दन निकाल कर देखता था किसने लिखा क्या, कैलकुलेटर में क्या लिखा है, किससे किसको मल्टीपल किया है, किससे किसको डिवाइडेड किया है, कौन से आंसर को कौन से रजिस्टर में लिखा है। 10 दिन में ये सारी बातों का मैं पता लगा लेता। 10 दिन बाद बॉस को ही ऑफर दे देता। कहता बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, MBA की तो आपकी डिग्री है, इतना बड़ा तो आपका ज्ञान का भंडार है, क्या ये छोटे मोटे काम करते हैं, ये तो आप हमें बता दिया करो। तो मेरा बॉस क्या कहता है, छोटा बड़ा काम नहीं है, इस पर कंपनी टिकी है। मैंने कहा सर कौन किस पे टिका है ये तो मुझे पता नहीं, बस आप जो करते हो मैं कर सकता हूँ। अच्छा करके बता। मैं 3-4 एंट्री करता था, बॉस कंफर्म हो जाता था कि ये कर सकता है। अब बॉस को मजा आ गया, एक सबऑर्डिनेट आदमी काम करने वाला मिल गया। अब बॉस सारे काम मुझे बताकर खुद घूमने चला जाता और मैं बॉस के काम को करता रहता, फ्री होकर 3 घंटे तक बॉस के काम को करता। इसकी वजह से मैं बॉस का चहेता बन गया। इसे चमचागिरी नहीं कहते, इसे कहते हैं उस काम के प्रति एकाग्रता। जब हम किसी काम को बहुत तेज गति से करते हैं तो लोगों के प्रिय हो जाते हैं। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसा वर्ड है जो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता को वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री बना सकती है। जिम्मेदारी लेना जिस दिन आपने सीख लिया, आप किसी भी क्षेत्र में टॉप पर जाने से रुक नहीं पाए। मेरे बॉस का मैं इतना चाहता था कि बॉस जब भी चलता था तो मेरे कंधे पर हाथ रख के चलता था। सारे कंपनी के लोगों को पता था कि ये बॉस का खास आदमी है। सारे लोग सेकंड बॉस मुझे ही समझते थे। सब डरते थे कि ये बॉस का इतना नजदीकी आदमी है। भाई बॉस मेरा हर जगह फेवर लेता था, इंक्रीमेंट में भी फेवर लेता था। और मजे की बात यह है कि बॉस से कभी मैं 500-1000 रुपए उधार मांगता था, 1 सेकंड में दे देता था। लेकिन बॉस में माइनस पॉइंट एक ही था कि सबको वो छुट्टी दे देता था और मुझे छुट्टी कभी नहीं देता था। क्यों? उसका काम कौन करेगा, तो वो छुट्टी नहीं देता था, बाकी सब कुछ देता था। और भाई मैं कितनी बार मैं एप्लीकेशन लगाता था और रिजेक्ट कर देता था बार बार। एक दिन मुझे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस, मुंह खुल गया मेरा। मैंने कहा बॉस प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लंच के बाद नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं, आप छुट्टी सैंक्शन करो या मत करो, मैं लंच के बाद नहीं आऊंगा, बहुत अर्जेंट काम। उसने कहा क्या अर्जेंट काम है? मैंने कहा मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है, आज लास्ट डेट है। उसने कहा यार मामला तो सीरियस है, वास्तव में लास्ट डेट है? मैंने कहा हाँ लास्ट डेट है। तो ऐसा है मैं लंच करूंगा ना, लंच करते हुए तेरी फीस जमा कराते हुए आ जाऊंगा, तू कहीं नहीं जाएगा।
अब बॉस मेरे काम करने लगा, अब मैं बॉस के काम करने लगा। थोड़े दिन बाद तो ऐसा हो गया कि मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को दे देता, बॉस सब्जी मंडी चला जाता था और हम बॉस के काम करना चालू कर दिए। और धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते लगते मैं बॉस के नजदीक पहुंच गया। मतलब बॉस और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट तो मेरा बॉस लगाता था, जो बॉस को मैं बहुत खुश रखता था, लेकिन बॉस का इंक्रीमेंट उसका बॉस लगाता था, वो कम लगाता था। अब नजदीक की बढ़ते बढ़ते 1000 की सैलरी में अंतर आया। क्यों? अब मेरे बॉस मेरी सैलरी बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे क्रॉस ना कर। और यही सीखने का नियम है, चाहे राजनीति में हो, चाहे दुनिया के किसी भी बिजनेस में हो। आपको आपकी अपलाइन उतना ही सिखाएगी जितना उसका ज्ञान है। आपको आपका नेता उतना ही सिखा सकता है जितना उसका ज्ञान है। अगर आप अपनी अपलाइन से भी आगे जाना चाहते हैं और आपकी अपलाइन आपकी पिन के बराबर ही है, उसकी पिन नहीं बदल रही है, तो तुरंत आप उसकी अपलाइन से संपर्क कीजिए, वो आपको उससे भी ऊपर खींच के ले जाए, क्योंकि हर डाउन लाइन, हर अपलाइन यही आदमी को ढूंढ रही है। अब मेरा इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा, तो मैंने कहा कि अब कोई नया पैंतरा खेलना पड़ेगा। मैंने क्या, बिना पूछे 15 दिन की छुट्टियां ले। किस्मत इतनी जोरदार थी कि जब मैंने छुट्टी ली उसी दिन कंपनी का मालिक ऑफिस में आ गया। कंपनी के मालिक ने सारे डिपार्टमेंट हेड को बुलाया और कहा कि रिपोर्ट दो, रिपोर्ट दो, रिपोर्ट दो। तो सारे मालिक, सारे डिपार्टमेंट हेड क्या कहते हैं, सर रिपोर्ट नहीं मिल सकती। वो क्यों? मुकेश कोठारी छुट्टी पर। उल्लो, मालिक को पता चल गया कि मुकेश कोठारी भी यहां पर है। मालिक तो मेरा नाम भी नहीं जानता था, मुकेश कोठारी है कौन, क्योंकि मैं तो चौथी ग्रेड में जाकर आता था। लेकिन मालिक इंटेलिजेंट होता है, इसलिए मालिक होता है। मालिक को लगा कि मुकेश कोठारी के कारण अगर रिपोर्ट अटक सकती है तो इसकी जरूरत क्या है, मुकेश कोठारी को लाओ ना, इसकी क्या जरूरत है भाई। मालिक ने उस जमाने में 4 बड़े बड़े पहलवान मुस्टंडे 6 फीट के जीप में बिठाकर मेरे घर पर भेज दिए। बड़े पहलवान मेरे घर पर आए, मैं आराम से लुंगी पहनकर बैठा हुआ था मजे में। तो चारों आए और उन्होंने कहा चलो 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 चलो, मालिक ने बुलाया। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, 15 दिन की छुट्टी ले रखी है मैंने। वो नहीं 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 नहीं, इन्फॉर्म नहीं कर रहे, बता रहे हैं कि खुद अपनी मर्जी से चल रहे हो कि उठा के ले चले। और मेरे को चारों ने गाड़ी में डाला और मालिक के सामने ले जाके पटक दिया। अब मेरा मालिक मुझे दूर से देख के कहता, तू मुकेश कोठारी है? मैंने कहा सर नहीं हूं। क्यों नहीं आ रहा? दमों बस। लेकिन मुझे पता था ये सही वक्त है, इस सही बॉल पर अगर मैंने छक्का मार दिया ना तो अपन टॉपर हो जाएंगे। तो मालिक के सामने जाकर मैंने कहा सर नहीं आना तो एक बहाना है, असल में नौकरी छोड़नी है, क्योंकि ये ना सैलरी परवड़ती नहीं। क्योंकि मालिक ने बुलाया, उससे मुझे समझ गया कि मेरी इंपोर्टेंस मालिक के दिमाग में की, और मैंने सही समय पर सही बल्ला घुमा दिया। तो मालिक ने कहा कितने मिलते हैं? मैंने कहा सर यही कोई 3.5। ओके, ऐसा कर, तो चुपचाप आ जा नौकरी पर, 4000 कर देंगे। मैंने कहा 4 नहीं 7। और मालिक ने 100%, पूरी कंपनी में इकलौता आदमी था मुकेश कोठारी जिसने एक झटके में 100% इंक्रीमेंट लिया था उस जमाने, और मेरा 7000 सैलरी। और मैंने सीधे अपने बॉस को ही क्रॉस कर दिया और उसका बॉस बन गया। ये उस जमाने की बात है। 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक हुआ करती थी। उस समय डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी जब मैं 13,000 कमाता था, और एज थी 26.5 साल। सब कुछ जीवन में ठीक था। मेरे पास एक स्कूटर था, अलमल वेस्पा 150 NV, और कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार प्रोवाइड कराती थी। वो स्कूटर था नहीं, आज भी है, था नहीं है। अभी हमारा भिलवाड़ा में एक मकान बन रहा है जिसकी लागत है 25 करोड़ रुपए। कितनी? 25 करोड़, है ना मकान तो बन रहा है, जो 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर हम एक स्कूटर महाराज का मंदिर बना रहे हैं। तो भिलवाड़ा जब आए ना, आरसीएम वार्ड में जब आप घूमने आए तो जरूर हमारे मंदिर में जरूर पधारें। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि कोई दान दक्षिणा की हमें जरूरत है, हम तो नाश्ता भी आपको फ्री में करा देंगे। वहां पर हम स्कूटर की कहानी पढ़कर जाएंगे। वो स्कूटर हमारी जिंदगी में नहीं होता ना, तो शायद इस बिजनेस में हम इतना संघर्ष नहीं कर पाते कभी। खैर ये अलग टॉपिक है, आगे बात करते हैं। तो अब नौकरी के दौरान भी भाई साहब 13,000 सैलरी की बात भी हम ठंडे नहीं बैठे रहे, क्योंकि कामयाबी का कीड़ा जिसके दिमाग में घुस जाता है
और जो कीड़े को निकलने नहीं देता वही असल में कामयाब होता है। लेकिन उम्र के साथ कीड़े निकल जाते हैं, अनुभव के साथ कीड़े निकल जाते हैं। आदमी जब 50-60 साल का होता है तो क्या सोचता है, अब इतना कमा के क्या करेंगे, ठीक चल रही ना जिंदगी। अरे भाई साहनी साहब 71, अभी ये बता रहे थे कि 72 के होने जा रहे हैं। 72 की एज में भी इनके सपने जीवित हैं और ये सपने ही इनको टॉप पर लेकर जाते हैं। इस चीज को हमें समझना। 13,000 की सैलरी, सब कुछ ठीक, लेकिन भैया कंपनी जो है ना हमें इधर उधर भेजती थी। कलकत्ता मेरा एरिया था, है ना, हावड़ा बड़ा बाजार में हमारे बड़े बड़े होलसेलर हुआ करते थे उस समय। तो बिहार, बंगाल, यूपी, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उस जमाने में हम घुमा करते थे। और कलकत्ता में आते थे ना, तो कलकत्ता में शाम को 6 बजे बड़ा बाजार में एवी होटल है, शायद अभी भी होगी, एवी होटल प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर हम रुकते थे। 120 रुपए से रेट लगती थी, पलंग मिलता था। फिर जब हमारा प्रमोशन हो गया तो हमने रूम लेना चालू कर दिया। उस समय रूम हमें 600 रुपए का मिलता था एसी। शाम को 6 बजे सारे सेल्समैन भिलवाड़ा के वहीं पर इकट्ठे हो जाते और शाम को 7 बजे सभी पार्टी करते थे ढक्कन खोलकर। हम पार्टी नहीं करते थे, हम शाम को 50 रुपए इन्वेस्ट करते थे, किसी टैक्सी वाले को दोस्त बनाते थे, शकल से पता करने की कोशिश करते थे कि कौन सा टैक्सी वाला है जो दिमाग से लगता है कि ये पढ़ा लिखा है लेकिन मजबूरी से टैक्सी चला। क्योंकि लोग आपके कपड़े पहनने के तरीके से, आपके शेविंग और आपके बाल बनाने के तरीके से पता लगा लेते हैं कि आपका लेवल क्या है। इसलिए सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना सीखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि लोग सबसे पहले आपकी आवाज नहीं सुनते, आपका ज्ञान नहीं सुनते, सबसे पहले आपके कपड़ों से वो पसंद करते हैं। अगर आपके जूते गंदे हैं तो सामने वाला आदमी तुरंत पहचान जाएगा कि आप लेवल क्या है। अगर आपके कपड़े गंदे हैं, सामने वाला तुरंत आपके लेवल को पहचान जाएगा। अगर आपने ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहन रखे, ठीक मैचिंग से कपड़े नहीं पहन रखे, तो लोग आपके इंप्रेशन को डाउन कर। मैं ये पता लगाता था कि कौन सा टैक्सी वाला है जो बहुत ही दिखने में फनापन लग रहा है लेकिन टैक्सी चला रहा है। 5-10 लोगों को सर्च करने के बाद हम एक को ढूंढ लेते थे और धीरे से जाकर उसके पास 50 रुपए पहले निकालते थे और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते थे। इंट्रोडक्शन देने में ध्यान रखना, 90% लोग इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इसलिए उनके दोस्त नहीं बनते। क्या कहते हैं, सर मैं मुकेश कोठारी, बीकॉम, LLB, DLL, CA, CS, ICWA, इतने सारे डाल देते डिग्रियां। सामने वाला सोचता मैं तो इसके बोझ के तले गुजर जाऊंगा कहीं। वो आपसे दोस्ती, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इंट्रोडक्शन मत दीजिए, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने नजदीक आने दीजिए उस आदमी। मैं उसको इंट्रोडक्शन कहता था, सर भैया मैं राजस्थान से आया हूं, मुकेश कोठारी, और मैं पहली बार कलकत्ता में आया हूं और मैं कलकत्ता के कुछ एरिया घूमना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो बजट है ना वो 50 रुपए का है, इसलिए भैया 50 रुपए में जो भी चीज आप घुमा सकते हो घुमा दो। पहले इंट्रोडक्शन में कि एकदम भोला वाला आदमी है, ये ज्यादा चंट चालाक आदमी नहीं है, तो सामने वाला आदमी ठंडा पड़ जाता है। और फिर वो कहता भैया इतने में तो हावड़ा ब्रिज दिखा सकता हूं, पास ही का पास वहां पर था। मैंने कहा भाई साहब हावड़ा ब्रिज क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं है, आप तो बस दिखा दो। वो मुझे बिठाता और भाई साहब अब मैं बात करना चालू करता। मेरा मकसद तो हावड़ा ब्रिज देखने का था ही नहीं। मैं उससे पूछता तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया, कितना पढ़ा लिखा है, अरे इतना पढ़ा लिखा होकर टैक्सी क्यों चला रहा है, क्या मजबूरी है तेरी। ऐसा कोई पूछने वाला उसे अब तक मिला ही नहीं था कलकत्ता में। मैं पहला आदमी था जिसने उसकी नसों को दबा दिया, उसके खोए हुए अभिमान को जगा दिया। मैंने उसे कहा कि तेरी यार इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतने गेट्स वाला आदमी टैक्सी कैसे चला सकता है। अब वो अपनी कहानी सुनाता, भाई क्या 6 भाई बहनों की फैमिली, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर मैं था, बच्चों की शादी कराई, बहन की शादी कराई और जिम्मेदारी इतनी है। अब वो बोलना चालू, मैं सुनना चालू। सुनोगे, सुनना सीख जाओगे तो दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। केवल बोलना चालू करोगे तो दोस्त कभी बनेंगे कभी नहीं।
सुनिए लोगों, लोग सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। अगर किसी के सुनने का टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया तो परमानेंट पक्का दोस्त आपका बन गया। मैंने उसको सुनना चालू किया और भैया सुनते 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 आंखों में आंखें डाल करके तो यार बड़ा बुरा हुआ, भगवान भी क्या परीक्षा लेता है, तुम इतने सही आदमी हो, कैसे फंस गए। धीरे धीरे उसे लगा, फिर वो उसने मेरे से पूछना चालू किया। हावड़ा ब्रिज तो साइड में रह गया, दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम वहीं पर पानी पूरी खाने लगे। पानी पूरी खाते खाते जब दोस्त बन जाओगे या दोस्त बना दोगे तो राज निकलेंगे। अगला पॉइंट क्या है? दोस्त बन जाएंगे तो राज, दोस्त बन जाएंगे तो राज। आज दोस्ती हुई तो मैं घर की बात आपको बताऊंगा क्या, लेकिन दोस्ती अगर पक्की हो तो फिर हम एक दूसरे को बात बता देते हैं। तो अब मुझे वो क्या बोलता है, भाई एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ। यहां पर एक इंपोर्टेड मार्केट है। कहां था यार भाई, नाम भूल गया मैं, मनीष मार्केट यार, बड़ा दूर था। हाँ? नहीं, फैंसी मार्केट तो पार्क स्ट्रीट में है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्टेड आइटम। चांदनी मार्केट, चांदनी। एक आदमी बोलिए। नहीं, मतलब मैं भूल गया, थोड़ी देर बाद याद करके मेमोरी में बता दूंगा बेटा, तो जब भी याद आएगा बता दूंगा। तो इंपोर्टेड आइटम आते थे, थोड़ा दूर था बड़ा बाजार से, ये मुझे पता था, थोड़ा दूर। अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। न्यू मार्केट, चांदनी मार्केट। अच्छा, उधर जा रहा। वो थोड़ा डर लगता है कि चलते चलते कोई अचानक कोई बम नहीं रख जाए स्टेज पर, ऐसा क्यों होगा। चलो, तो जो भी मार्केट था, इंपोर्टेड मार्केट था। वो मुझे क्या कहता है, सर थोड़ा दूर तो है, लेकिन यहाँ पर एक आइटम आते हैं इंपोर्टेड चाइना से। उस समय क्या इंपोर्टेड मार्केट कलकत्ता में आते थे चाइनीज, है ना। उस समय इतना इंपोर्ट इतना आसान नहीं था, तो वहां पर मैं ले जा सकता हूँ। मेरे को कहता वहां पर ले जा सर। मैं उसको क्या कहता, भाई तू तो ले जा सकता है, लेकिन भैया मेरा बजट नहीं। अरे तेरे से पैसे लेंगे क्या, अब तो दोस्त बन गया ना वो। अब उसने मीटर को डाउन करके हमें यूं ही घुमाना चालू कर दिया और हम दोनों भाई मार्केट में घुस गए। मार्केट में घूमे, पूरे मार्केट में हम दोनों ही ऐसे आदमी थे जिनको पता नहीं था कि लेना क्या। बाकी सारे मार्केट में वही आदमी आए थे जिन्हें लेना था। तो अब जब कुछ लेना ही नहीं था तो हमें पता करना था कि हो क्या रहा। तो जब कोई ग्राहक और दुकानदार आपस में बात करते थे, हम पास में जाके खड़े हो जाते, सुनते थे ये क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, क्या इंपोर्टेंट बात बता रहा है, क्या नई बात बता रहा। सब लोग खरीदने पे ध्यान देते थे, हम सुनने पे ध्यान देते। हम सिर्फ एक ही बात का पता लगाते थे, ऐसी कौन सी चीज यहां पर मिलती है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती। साला मैं यहां से उठाकर भीलवाड़ा में ले जाकर बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। अगर आपके दिमाग में बेच दूंगा वर्ड है तो आप उस एरिया के टॉपर होने जा रहे हैं जिस भी क्षेत्र में आप। बेचने का मतलब सामान के बेचने से नहीं है, बेचने का मतलब आइडियोलॉजी ट्रांसफर। अगर मेरी बात से मैंने आपको कन्विंस कर दिया दैट इज अ सेल कंप्लीटेड। सब सेल करते हैं, नरेंद्र मोदी भी सेल ही करते हैं। भाई और बहनों, मैंने गुजरात में रोडें बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर तुमने मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आइडियोलॉजी ट्रांसफर और आप वोट देकर आ जाए। इंश्योरेंस वाले क्या बेचते हैं? इंश्योरेंस वाले वादे बेचते हैं, फ्यूचरिस्टिक। कभी तुम तो तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम और उसके लिए आप प्रीमियम देते। रेलवे क्या बेचता? सर्विस बेचता, सामान थोड़ी देता है। हावड़ा से बैठ जाओ, धनबाद पहुंच जाएंगे इतने बजे, यही तो वादा करता है। सर्विस सेल हो सकती है, वादे सेल हो सकते हैं, प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। और जिस दिन तुम सेल करना सीख गए उस दिन एरिया के टॉपर होके उस क्षेत्र के टॉपर बनने वाले। सेल 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 सेल, ये पूरा सेल का खेल है मेरे भाई। दुनिया में किसी भी क्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम बता दो जो उस क्षेत्र का टॉपर हो और बिना सेल किए टॉपर हो गया।
चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, ये वो सारे लोग हैं जो सेल करने के माहिर खिलाड़ी हैं। और आम आदमी को सेल से ही शर्म आती है, इसलिए वो नौकरी करता है। और मजे की बात है, नौकरी भी सेल की करता है, और मालिक तुम्हारे से सेल ही करवाता है। अब तुम क्योंकि उसकी सेल करते हो तो तुम्हें सैलरी मिलती है। सेल और सैलरी दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं। हेलो, सेल करते हो तो सेल करने की सैलरी मिलती है। यहां पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेल नहीं करता, एक भी। आपकी जेब में अगर 100 रुपए भी है ना, तो बिना सेल के आ ही नहीं सकते। फर्क इतना है कि आपने अपनी नहीं की, लोगों की सेल कर। एग्जाम्पल देते हैं, एक आदमी क्या कहता है, मैं रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहा सेल करता हूं। तेरा रेलवे क्या करता है रे? रेलवे तो सेल ही करता है। रेलवे की सेल यथावत चलती रहे, इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है, और तू रेलवे की सेल कर रहा है, इसलिए तुझे सैलरी मिल रही है। सैलरी तो सेल की ही मिलती है। एक आदमी कहता है, भाई साहब मैं तो टीचर हूं, प्रोफेसर, मैं कहां सेल कर रहा हूं? अरे तेरा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है रे? रोज अखबार में नहीं लिख रहा है कि इतने फर्स्ट आ गए, इतने सेकंड आ गए, तुम्हारे बच्चे को मिलाओ, 2 लाख जमा कराओ, फर्स्ट की गारंटी। तुम्हारी तो सेल ही हो रही है, और इंस्टीट्यूट का मालिक तुझे पढ़ाई लिखाई करवा कर सेल का ही हिस्सा बना रहा है, और तू इंस्टीट्यूट की ही सेल करने का सहयोग कर रहा है, इसलिए तुझे सेल। हर आदमी से कुछ लोग खुद की सेल कर रहे हैं, कुछ लोगों की सेल कर रहे हैं। जो लोगों की सेल करते हैं वो नौकरी करते हैं, और जो खुद की सेल करते हैं वो मालिक बनते हैं। तो सेल से घबराना मत, क्योंकि सेल करने वालों को गालियां बहुत मिलती है, सेल करने वालों को उल्टी पुल्टी बातें बहुत सुननी पड़ती है। लेकिन जब भी उल्टी पुल्टी बात सुने तो आपको क्या कहना है? मैं कोई नौकर बन के थोड़ी सुन रहा हूं, मालिक हूं, मालिक सुन सकता हूं, 2-4 बातें तो सुन ही सकता हूं, क्योंकि मैं मालिक होगे तो सुननी पड़ेगी। जैसे तैसे काम करता था। कभी हेनरी हिल की शर्ट आती थी, उसको 300 रुपए में ले जाता था, 100 एक साथ, और भाई साहब 350 रुपए में सेल कर देता था। भीलवाड़ा में मेरी दुकान हिट हो गई, और मजे की बात, दुकान थी ही नहीं। दुकान हिट हो गई, दुकान थी ही नहीं। मेरे ग्राहक फिक्स हो गए, लेकिन किसी ग्राहक को पता ही नहीं था कि मैं बेचता क्या हूं, क्योंकि मैं तो हर बार एक नई चीज बेचता। भीलवाड़ा में जो क्लाइंटेज थी ना, क्लाइंटेज अमीर लोगों की क्लाइंटेज थी। बिजनेस में क्लाइंटेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमीर लोगों के जो बच्चे थे ना, वो कैसे लगे कि अमीर है, तो उनको आम आदमी से हटकर पहनना पड़ता था, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बताना पड़ता था। और हटकर बताना पड़ता था तो हटकर चीजें पहननी पड़ेगी, और हटकर चीजें चाहिए तो केवल मेरे पास ही मिलती। भीलवाड़ा में तो कहीं नहीं मिलती। भीलवाड़ा में तो जो चीजें मिलती सबके लिए, हमारे पास ही ऐसी चीजें जो कहीं। तो भीलवाड़ा में जितने भी अमीर बाप के बच्चे थे ना, वो हमारे परमानेंट कस्टमर थे। कुछ लोग तो एडवांस में पैसा देकर जाते थे। मुकेश जी ये 500 रुपए रख लो, अगली बार जो भी लाओ मुझे देना। क्या लाएंगे पता नहीं, बस उनको पहली बार चाहिए। ये गलत फहमी है। हर क्लाइंटेज के हीरो होते। यूं तो मोबाइल 5000 का भी मिलता है, और मजे की बात है कि 5000 का खरीदने वाले ज्यादा हैं, फिर भी उन मोबाइल की कमी नहीं पड़ती। मोबाइल की कमी तो उनकी पड़ती है जो 1.5 लाख के और 2 लाख के मोबाइल है। वो अपनी क्लाइंटेज में बिजनेस करते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये भाई साहब एप्पल का 14 प्रो मैक्स अभी तक भी अवेलेबल नहीं है, और 2.25 लाख का है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि महंगी चीजें लाइन लगाकर नहीं बिकती। महंगी चीजें भी मिलती है, आपको क्लाइंटेज को समझना पड़ेगा। आपकी क्लाइंटेज क्या है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको आश्चर्य होगा कि 12-13 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा लेता था मैं। सैलरी 13,000 एक्स्ट्रा, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता था। ट्यूर तो कंपनी कराती थी, हम उसके पैसे में हमारा काम कर आते थे, क्योंकि हर जगह दिमाग में रहता था बेचना है, बेचना है, बेचना है, इसको बेचना, उसको बेचना, सबको बेचना।
हमारे बॉस की सैलरी थी 17,000, हमारी थी 13,000, लेकिन टोटल इनकम हमारी 26,000 और बॉस की 17,000। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। एक दिन शनिवार का दिन था, रात को 8 बजे, अगस्त की बात बता रहा हूं, सन 2000 की बात बता रहा हूं। शनिवार के दिन में बहुत खुश था। शनिवार के दिन सारे कर्मचारी खुश होते हैं। एक्स्ट्रा मतलब मैं कर्मचारी की शक्ल देखकर बता सकता हूं कि आज वार क्या। सोमवार को देखना सबसे ज्यादा शक्ल बिगड़ी हुई होती कर्मचारी। तो शनिवार के दिन में एकदम खुश। रात को 8 बजे का समय, हमें पता है कि कल ऑफिस नहीं जाना, कल कोई बॉस नहीं है, तो हमने अपनी एलएमएल वेस्पा स्कूटर की चाबी को यहां लगाया और घुमाया। विष्णु भगवान की तरह चक्कर घूमता गया और हम गाना गाते गाते स्कूटर की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे, कोई टारगेट नहीं था तो ढीले थे और धीरे धीरे स्कूटर की तरफ जा रहे थे। स्कूटर के पास पहुंचते ही हमने चाबी लगाने की कोशिश की, तभी पीछे से आवाज आई, मुकेश। हमने यूं ही चक्कर घुमाते घुमाते घूम कर देखा तो हमारा चक्र अपने आप रुक गया। हम स्टेचू बन गए, क्योंकि हमारा बॉस हमारी तरफ दौड़कर आ रहा था और उसकी शक्ल से पता चल गया कि ये संडे खराब करने की प्लानिंग लेकर आ रहा है। हमारा बॉस हमारे नजदीक आया, नजदीक आते उसने कहा, मुकेश 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 तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे तू ही कर सकता है। मैंने कहा, सर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई मुझे पता है कि तू बिजनेस करता है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि इसको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने तो अभी तक कंपनी के किसी आदमी को माल तक नहीं बेचा इस डर से, और ये अगर इसको पता चल गया कि मैं बिजनेस करता हूँ तो ये नौकरी से निकाल देगा। तो मैंने कहा, सर मैं ऐसा करने लगा। तब से कहा, नहीं कोई बात नहीं, तू बिजनेस करता है तो अच्छी बात है ना, तूने कंपनी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया तो मैंने भी तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कर। और भाई तू सही करता है, मुझे भी लगता है कि अब भी मुझे भी बिजनेस करना पड़ेगा। मैं इतना खुश हुआ, मैं इसलिए खुश हुआ कि अगर ये भी बिजनेस करेगा तो मैं कंपनी की आज। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखे, कहा कि भैया बिजनेस तो मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खूब दिल तो तेरे से बिना परमिशन लिए एक बात कही, बुरा तो नहीं मानेगा? मैंने कहा, क्या बोला? मैंने उसको कहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मेरा भाई है मुकेश कोठारी, वो करता है बिजनेस, अगले संडे को फिर आना, उसको लेकर आऊंगा, और अगर वो कह देगा कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे उस पर इतना विश्वास है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैंने कहा, नहीं एकदम सही कहा आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं। हर आदमी को इनवाइट करने का तरीका होता है, उस तरीके को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सभी को शादी में न्योता देते हैं, उस तरह से एक मीटिंग में बुलाओगे, 10-10 को बुलाओगे, एक भी नहीं है। क्योंकि हर आदमी की जब तक आप अंदर की इच्छा ना जानोगे तब तक आप उसे ढंग से अपनी सर्विस दे नहीं पाए। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, आप मुझे बताइए कि आप जब साड़ी लेने जाते हैं तो सेल्समैन आपको जाते ही साड़ी दिखाना चालू कर देता है? नहीं, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा, भाई कैसे हैं आप, पानी पिलाएगा, फिर कहेगा आप किस उपलक्ष्य में साड़ी लेना चाहते हैं, आपकी खुद की शादी है कि आप किसी की शादी में जा रहे हैं, या आप कैजुअल साड़ी ले रहे हैं, या आपको किसी पार्टी में जाना है। जब आप सारी बात बता देते हैं तो फिर वो पूछता है, शिफॉन की दिखाऊं, जरी की दिखाऊं, इसकी दिखाऊं, तो फिर आप एक चॉइस बताते हैं। फिर वो कहता है कितनी रेंज में बताऊं, 250 की बताऊं, 1000 की बताऊं। सारी बात का पता लगाने के बाद वो अपना काम चालू करते हैं। और हम क्या करते हैं, एक बिजनेस है, करोड़पति बन जाएगा, आजा। वो देखता साला ये कहां से करोड़पति बनाने आ गया, मुझे खुद की शकल से ये खुद फकीर लग रहा। इन्विटेशन फेल जाएगी। किसी स्टूडेंट को अगर बिजनेस समझाना है ना तो आपको करियर समझाना पड़ेगा। किसी महिला को बिजनेस समझाना है ना तो आपको आत्म स्वाभिमान समझाना पड़ेगा कि पति के सामने हाथ खड़े करने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी गरीब को बिजनेस समझाना है ना तो पैसे समझाने पड़ेंगे और छोटी इनकम बतानी पड़ेगी। गरीब को 1-2 करोड़ बताओगे, भाग जाएगा। एक आदमी था गरीब, उसके 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, लेकिन वो हार्ट पेशेंट। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई तो अब जो लॉटरी का कंपनी का जो मैनेजर है ना वो बताने आया कि भाई साहब, उस समय अखबार नहीं था, 1 करोड़ की खुल गई, बताने आया कार वाले लेकर। तो बताने आया तो गांव में कुछ लोगों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? वो कहे भैया वो रामलाल के 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, वहां जा रहा हूँ। वो दिमाग खराब है, जाने नहीं देंगे।
वो यार के नहीं जाने देंगे 1 करोड़ के लिए। अरे भाई तेरी 1 करोड़ गया भाड़ में, उसको पहले एक बार अटैक आ चुका है और तू 1 करोड़ बोला अभी का भी मर जाएगा, तेरा क्या, चल भाग यहाँ से। उन्होंने कहा यार क्या करें, सरपंच के पास गए, सबके पास गए, तो फिर एक दिमाग में आया कि भाई धीरे धीरे प्रिपेयर करो, ये सीधा 1 करोड़ बोलेंगे अटैक आए, तो धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं। तो उसको ट्रेनिंग रखी गई, धीरे धीरे वो लॉटरी का आज ही आता था, वो कहता भाई साहब रामलाल जी बताओ, अगर आपने जो लॉटरी का टिकट लिया उसमें अगर आपकी 1000 की लॉटरी खुल जाए तो, वो 1000 की खुल जाएगी तो भाई बहुत दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, अच्छी होटल में खाना खाऊंगा, पूरे घर वालों को ले जाऊंगा, मिठाई भी खाऊंगा। एक दिन खत्म, फिर दूसरे दिन का, रामलाल जी अगर 10,000 की खुल जाए तो, 10,000 की, भाई साहब सबसे पहले साइकिल बदलू, और घर के कलर नहीं कराया, उस पर कलर कराना बहुत जरूरी है, और पार्टी तो फाइनल है। अगले दिन गए, रामलाल जी 1 लाख खुल जाए, 1 लाख की, तो फिर भैया साइकिल चलाते चलाते बहुत टाइम हो गया, अब ढंग से एक बाइक खरीद ले, और बाकी जो 3 काम किए वो तो करने। धीरे धीरे उसको कहा 10 लाख की, तो 10 लाख की खुल जाए तो भाई एक सिंपल सा घर का रिनोवेशन करा देंगे, वो कर देंगे, और पुराने काम 50 लाख की, उसने कहा 50 लाख में तो नया मकान ले लेंगे, एक सिंपल छोटी सी गाड़ी भी ले लेंगे, और फिर भाई साहब सपने खत्म। फिर अगले दिन आया तो डॉक्टर ने उसे कहा कि भाई रामलाल जी अगर आपकी 1 करोड़ की खुल जाए तो, अब रामलाल जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है 1 करोड़ के बाद अब क्या करेंगे। तो रामलाल जी ने क्या बोला, 1 करोड़ खुल जाए तो 50 लाख तू रख लेना। उसको अटैक आ गया जिसने सुना उसको। कभी कभी उल्टा पुल्टा होता है, इसे आप सीधा करोड़ों की बात करेंगे फंस जाओ, समझ में नहीं आएगा उस आदमी को ये क्या बातें कर। तो गरीब को आपको इनकम बतानी पड़ेगी, और हैंडसम इनकम बतानी पड़ेगी, जीवन का गुजारा कैसे होता है वो समझाना। जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी है उनको हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन जो करोड़पति आदमी है ना वो तुम्हारे 1-2 लाख के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, उसे आपको सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी कि तू करोड़पति तो है लेकिन कब तक रहेगा गारंटी नहीं है, फिर कोरोना का बाप आया कब लूट जाएगा तुझे पता ही नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोरोना में भी बिजनेस बढ़ जाता है। आपको अलग अलग स्टेज पे आपको इनवाइट करना पड़ेगा। और भाई साहब मेरे बॉस ने कैसे इनवाइट किया, अगर वो मुझे कहता चल तुझे को बिजनेस समझाता हूं तो मेरा ईगो बढ़ जाता, मैं क्या कहता तू मेरे को बिजनेस समझाएगा, 6ठी क्लास से बिजनेस करता हूं। तो मेरे बॉस को पता था कि इसका ईगो नहीं भड़कने देना, तो मेरा बॉस मुझे कहता मेरी हेल्प करना यार भाई, मुझे करना है, तू आके समझ ले, एक बार ठप्पा लगा दे तो मैं कर लूंगा, आएगा। मैंने कहा सर क्या बात कर दी है, आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे। मैंने कहा आऊंगा। तो मेरे बॉस ने 3 बातें मुझे बोली। पहली, सुबह 10 बजे मीटिंग है, 10 बजे आ जाना, लेट मत होना, क्योंकि लेट हो जाएगा तो प्लान छूट जाएगा, और प्लान छूट जाएगा तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद होगा। मैं 10 पे 5 कम पे आकर बैठ गया। आपके आदमी अभी तक ही आ रहे रोज आते जा भाई साहब, 10 में 5 कम पर हॉल में आकर बैठ गया, जब माइक वाला भी नहीं आया मैं आकर बैठ गया, क्योंकि इनविटेशन इतना सीरियस था। दूसरी बात बोली, मुकेश बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहता हूं, पेन डायरी लेते हुए आएगा क्या? उनके साथ पेन डायरी क्यों? अरे यार बिजनेस है, कैलकुलेशन का मामला है, और कैलकुलेशन चूक गया तो तेरा क्या जाएगा। मैंने कहा सर नहीं पेन डायरी भी लेकर आएंगे। तीसरी बात बोली, मुकेश एक बात हो, मीटिंग में ना पीछे जाकर मत बैठना, पीछे वालों को कुछ समझ में नहीं आता, आगे वाली सीट पे बैठेगा, क्योंकि पीछे बैठ गया तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो तेरा क्या जाएगा। भाई साहब पहली मीटिंग में पहली सीट पर 10 में 5 कम पर पेन डायरी लेकर टाई लगाकर मैं बैठा, और मुझे पता ही नहीं मैं आया किस लिए। बस अपने आप को गुरुजी मानकर कि बस सबको बताना है और समझाना है, आके बैठ गया, क्योंकि मेरे को इनवाइट करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ऐसे ही इनवाइट किया होगा, कुछ लोगों की शक्ल से ही लग रहा है किडनैप करके लाया। बेचारा आज आना नहीं चाहता था, संडे में फंस गया, संडे जा रहा है, खूब दिनों से कह रहा था आ जाएगा। तो हर आदमी का आने का तरीका होता है, और मैं आके बैठ गया। अब आके बैठ गया, पहला आदमी स्टेज पर आया, सूट पहन रखा, गर्मी में, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और सूट पहन रखा हूं मैं, फुल कंफ्यूज। मैंने कहा कौन से देश का प्राणी है और इसको इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इसने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा। तो मैंने मेरे पड़ोसी को धीरे से टोली लगा के बोला कि भाई साहब
ये कौन से देश के आदमी हैं और इनको गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है। तो मेरा पड़ोसी मुझे कहता है मैं भी भाई साहब 10 मिनट से यही सोच रहा हूँ। तो वो भी मेरे जैसा आदमी था। फिर मैंने कहा बाहर में जाए, हमें कोई सूट थोड़ी मतलब है, हम तो यहाँ बिजनेस समझने आए हैं। तो हमने कड़क होकर फिर देखना चालू कर दिया। तभी दूसरा आदमी स्टेज पर आया, आते उसने कहा भाई और बहनों ये जोश का बिजनेस है। मैं फुल कंफ्यूज, कपड़े का बिजनेस सुना, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस सुना, जूतों का बिजनेस सुना, जोश का बिजनेस। अरे बाप रे, ये कौन सा बिजनेस, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, जोश का। बड़ा टेंशन में, बहुत भारी टेंशन में। तभी चौथा आदमी आया। चौथा आदमी कहता है भाई साहब ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। मैंने कहा यार मैं क्यों ताली बजाऊं, और किस उपलक्ष्य में ताली बजाऊं। नया आदमी कभी ताली नहीं बजाता। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहे हैं मतलब नए आदमी है। और मजे की बात है जो ताली नहीं बजा रहे हैं वही मेरी जगह आते हैं। ताली बजाने से थोड़ी होता कुछ भी, मैंने नहीं ताली बजाई, आगे में यहाँ पर। फिर वो आदमी चला गया, फिर 5वां आदमी आया। मेरे आने से पहले यहाँ पर भी कई तरह के कार्टून आए, सभी जगह आते हैं। तो 5वें नंबर का कार्टून आया, वो 2-4 आदमी को खड़ा कर दिया और क्या कहता है भाई और बहनों इन आदमी को 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। क्योंकि कंपनी को चालू हुए 3 दिन हुए, उसने ऐसा कुछ किया होगा जिससे आने वाले हो। और वो क्या कह रहा है इनको आने वाले हैं इसलिए तुम बजाओ ताली। मेरे को इतना गुस्सा आया, साला आएगा इनको ताली में बजाओ। अरे इनको आएगा तो इनकी बीवी बजाएगी ताली, इनका बाप बजाएगा ताली, इनका पड़ोसी बजाएगा ताली, मैं क्यों ताली बजाऊं, मैंने ताली नहीं बजाई। फिर 5वें नंबर पर एक आदमी आया, उसने क्या बोला भाई और बहनों मैं अब आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में बुला रहा हूं। यहाँ सबसे लास्ट में कौन है, बहुत इंटेलिजेंट है कलकत्ता वालों का कहना है। तो जो सबसे लास्ट में होता है सबसे बड़ा कार्टून मीटिंग में वही होता है। तो जिससे हम कार्टून कह रहे हैं, आज मेरे धर्म गुरु है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, हम उनके जूतों के बराबर भी नहीं है। श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए। अब उस समय थोड़े यंग होते थे, देखो उनकी 42-45 साल की एज थी, गोरा चेहरा, चमकता हुआ चेहरा और बात करने का लहजा ऐसा कि बीसी छाबड़ा जी की बात करने में इतना मजा है कि बातें करते करते भाई साहब इतने डायलॉग बोल जाते हैं, इतना तो उनके पास शब्दों का ज्ञान है, बोलते हैं तो इतनी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं कि आदमी कब घूम जाता पता ही नहीं है। मैं तो भाई साहब उनको देख देख के धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, फिर हंसी आने लगी, फिर मैं भूल ही गया कि आया क्यों। मैं तेज हंसने लगा। जब मैं उछल रहा था ना, जब मैं हंस रहा था तो मेरा बॉस मुझे देखकर हंस रहा था, लेकिन टाइमिंग में 5 सेकंड का अंतर था। मैं हंसूं उसके 5 सेकंड बाद वो हंसे, तो मुझे लगा कि बॉस के अंदर दिमाग नहीं होगा, शायद उसको लेट समझ में आ रही हो, लेकिन मेरा बॉस ये सोच रहा था कि ये हंस गया मतलब फंस गया, मेरा काम हो गया। तो है ना, जो भाई आप अगर नए आदमी आए तो कोई आदमी से कुछ छोड़ता क्या, नया आदमी टॉयलेट करने भी जाता ना तो उसके पीछे पीछे लेने वाला ऐसा कोई छोड़ता है क्या। तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो आदमी नया होता है उस पर बहुत ध्यान देता है किसी का। तो अब थोड़ी देर बाद है ना सेमिनार खत्म हो गई। सेमिनार खत्म हो गई तो मेरे पड़ोसी ने मुझे याद दिलाया कि वैसा आप क्यों बैठे हो, सेमिनार खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं अब कोई नहीं आया, नहीं अब कोई नहीं आएगा। तो फिर मैंने सोचा आप डायरी को देख लो, तो डायरी को उठा, बिजनेस लिखना था और हमें तो पता ही नहीं चला कि बिजनेस है क्या, हम तो हंस उजा के आ गए वहां से। फिर मुझे डर लगा, मैंने कहा भाई साहब अब बॉस आएगा पूछेगा करो कि नहीं करो तो क्या बोलूँ। मैंने कहा गालियां तो बकेगा, बॉस गालियां बकेगा तो फिर बकेगा ही तो सबके सामने क्यों सुन लूँ, चल ऑफिस में जाके अकेले में सुन लेंगे। तो मैंने डायरी को लगाई और भागा तो मेरा बॉस मेरे को देख रहा था, वो मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने पीछे घूम के देखा तो बॉस ही पीछे। मेरी सांस रुक गई, मैंने कहा अब ये पूछ, लेकिन उसने कुछ पूछा ही नहीं। उसने क्या बोला कैसा लगा, मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। मजा आया कि नहीं आया, मैंने कहा भगवान कसम बहुत मजा आया। फिर तीसरा प्रश्न भी नहीं पूछा उसने कि करूँ कि नहीं करूँ। उसने कहा ठीक है कल मिलते हैं। मैंने लंबी सांस, मैंने कहा सर ये कल पूछेगा तब तक कोई बहाना बता। अगले दिन ऑफिस गया तो ऑफिस में जाते ही गेट पर क्या बोलता है आपके चैम्बर में जाने से पहले बॉस से मिलके आना, बॉस ने आपको याद किया। फिर मेरा दिमाग घूमने लगा, मैंने कहा धीरे धीरे मैं बॉस की चैम्बर की तरफ जाने लगा और बॉस ना अपनी सीट पे बैठा ही नहीं था, तो मैं एकदम खुश हो गया और मैं तेज निकलने लगा तो बॉस के पीछे से आया मुकेश मुकेश आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, कंधे को हाथ रख के उसके चैम्बर में ले गया। चैम्बर में ले जाकर है ना बोला कैसे हैं आप, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसने मुझे पानी की गिलास में पानी डाला और पानी पिलाया।
ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल में। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था कि बॉस कंधे पे हाथ रख के पानी पिलाए। मुझे सब कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। मैंने कहा कुछ न कुछ होने वाला है। मेरे को बिठा दिया वहां पर, बिठाकर धीरे से बॉस कहता है कल मजा आया ना? मैंने कहा हाँ बहुत मजा आया। तो क्या मैं फाइनल समझ लूं कि मजा आया? मैंने कहा सर 100% फाइनल समझ लो। मुझे क्या मतलब समझने का मतलब? मैंने कहा फाइनली समझ लो कि 100% मजा आया। तो जुई मैंने कहा फाइनल समझ लो। उसने अपनी सीट के नीचे से काले कलर का बैग निकाला, मुझे दे दिया। बैग को कहते थे किट। किट में होते थे 3 जोड़ी कपड़े। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उस समय कंपलसरी लेना पड़ता था। अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अनुसार कुछ भी लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उस समय हमारे समय लेना जरूरी था। उन्होंने मुझे किट दे दी और किट में हमने खोल के देखा तो 3 जोड़ी कपड़े। मैं इतना भोला आदमी अभी तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा है। मुझे क्या लगा अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली है, शायद कंपनी एडवांस में कपड़े का गिफ्ट दे रहा है। तो मैंने किट को लेकर बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260। किट की रेट थी 1260 रुपए थे। मैंने कहा सर 1260 रुपए क्यों? कल मजा आया ना? मैंने कहा सर मजे के 1260 रुपए कौन लेता है? मैं लेता हूँ, मेरा तो बिजनेस है, सबको ले जाता हूँ। जिसको भी मजा आता है उसको 1260 रुपए। अब मेरे अपलाइन और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं था, 1 दिन का अंतर था। वो 1 दिन पहले ज्वाइन है, 1 दिन बाद में ज्वाइन। अब उसने कहा लेनी पड़ेगी क्योंकि तुझे मजा आया। मैंने कहा सर भगवान कसम ले लेता, लेकिन सैलरी वाले आदमी हैं, महीने के अंतिम दिन चल रहे हैं, 1260 रुपए जेब में मिलते हैं क्या लास्ट डेटों में? आप अच्छी तरह जानते हैं नौकरी वालों के नहीं होते। तो मेरा बॉस क्या कहता, एकदम सही कह रहा। समझने का पॉइंट क्या? डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडम। जब किसी नए आदमी के पास आप जाएं तो क्रिटिसिज्म ना अपनाएं, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो वो तुम्हारे से दूर भाग जाएगा। उनकी बातों में बातें डालनी पड़ेगी, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अगर वो तुम्हारे से कहे कि तुम्हारे से बड़ी कंपनी तो मैं करता हूं, तो आपको क्या बोलना है? बिल्कुल सर, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी हुई, यानी आप सहमत नहीं है, लेकिन आप ये मत कह देना नहीं सबसे बड़ी कंपनी तो आरसीएम है, वो भाग जाए। तो उसने मेरे को कहा एकदम सही कह रहा तुम, पैसे तो लास्ट डेट में तो मेरी जेब में भी नहीं है। मैंने कहा मेरा काम हो गया, अब पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तभी उसने कहा चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पेपर ले, इस पे साइन कर। मैंने कहा इस पे क्या लिखा है? इसमें लिखा है मेरी सैलरी से 1260 रुपए काट लिए जाए। और हाथ में पेन पकड़ा दिया। अब पेन पकड़ा दिया तो अब साइन करना था, अब तो इंसर्ट हो जाए, पेन पकड़ा दिया, क्या करें? तो मैंने फट से प्रश्न पूछा। बिजनेसमैन कैसे प्रश्न पूछता है सोचना। बिजनेसमैन है ना, भारी से भारी कंडीशन में भी डाल देंगे ना तो बिजनेसमैन उस कंडीशन से भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन को खराब से खराब सोचना आता है। और खराब से खराब जब कोई सोच लेता है तो फिर कुछ खराब लगता ही नहीं, क्योंकि सबसे खराब तो आपने सोच लिया। तो मैंने क्या सोचा, अगर साइन नहीं करूं तो वो नहीं करूंगा तो बॉस नाराज। मेरा जवाब दे रहा, देखो दिमाग, नहीं साइन करेगा तो बॉस नाराज, बॉस नाराज तो इंक्रीमेंट इसके हाथ में, 2000 की जगह 1000 ही लगेगा, और 1000 इंक्रीमेंट लगा तो 12 महीने का 12000 का नुकसान, 10 साल का 1,20,000 का नुकसान, 30 साल की नौकरी बची है, ब्याज सहित 5 लाख का नुकसान। मैंने तुरंत साइन कर। मैंने कहा 1260 रुपए के चक्कर में 5 लाख का कौन नुकसान कराएगा? मैंने साइन। अब क्या हुआ, मैंने तो पिंड छुड़ाने के लिए साइन किया, लेकिन ये मेरे साइन दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने साइन कर दिए तो बॉस ने क्या किया, एक फॉर्म पे नंबर लिया और मेरा नंबर दे दिया। उस समय सीधा डायरेक्ट नंबर मिलता था, फॉर्म का नंबर ही डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होता था। मुझे नंबर दे दिया और मैंने नंबर को लेकर फाड़ के फेंक दिया। मुझे कोई मतलब ही नहीं है किट को ले जाकर कहां फेंकी, मुझे अभी तक भी नहीं मिली। हकीकत बात बता रहा हूं। लेकिन माइनस पॉइंट क्या हुआ कि मेरे बॉस ने चौथे नंबर पे मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठारी। लिस्ट ऑफ डाउनलाइन में उसका नाम मुकेश कोठारी नाम लिख दिया। अब वो क्या मुझे रोज परेशान करता था, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। मुकेश कोठारी अगर इस बिजनेस में आया तो सिर्फ फॉलो अप की वजह से, सिर्फ फॉलो अप। अगर कोई सिंपल आदमी मेरे को मेरी अपलाइन मिलता ना तो शायद मैं इस बिजनेस में होता ही। फॉलो अप तब तक करना कि जब तक कि सामने वाला क्लियर कट मना ना कर दे, मना ना कर दे। जब तक कोई बहाना बनाता रहता है तब तक फॉलो अप करते रहे। तो मेरा बॉस मेरे पास आता था और रोज लंच में मेरे पास आता था मिलने, और क्या कहता, मुकेश वो अपने जो बिजनेस ज्वाइन किया ना आरसीएम, उसकी मीटिंग है शाम को 7 बजे मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में, आएगा? अभी तो इंक्रीमेंट नहीं लगा था, तो क्या कहना था, आओ। मना कर ही नहीं सकता था, आएगा। मैंने कहा यस सर, लेकिन जाता नहीं था। तो अगले दिन वो लंच में कहता था, अरे कल क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर तबियत थोड़ी नरम लग रही। हाँ यार देख, तबियत का तो पहले ध्यान रखना चाहिए, पहला सुख निरोगी काया। अब वो खुद ही डायलॉग बोल रहा, एकदम सही किया भाई,
आगे भी कभी प्रॉब्लम हो तो तबीयत का साथ रखना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है, कोई अच्छा किया कि तू नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, आज फिर मीटिंग है। आएगा, मैंने कहा सर आप तो आए, चाहता नहीं। अगले दिन कहता था क्यों नहीं आया, मैंने सर बीबी की तबीयत थोड़ी खराब। वो बीबी की तबीयत खराब, क्या हुआ भाभी जी को, ठीक तो है ना? देखो फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, फैमिली नंबर 1 जीवन के अंदर। कोई बात नहीं, आगे भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो फैमिली का ध्यान रखो, कोई चिंता की बात नहीं, आज फिर मीटिंग आएगा। मैंने कहा यस सर, जाता ही नहीं था। क्यों नहीं आया? सर स्कूटर खराब हो गया। स्कूटर खराब हो गया था, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ यार देखो मशीनरी का कुछ कह नहीं सकते, मशीनरी तो कभी भी खराब हो सकती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज फिर मीटिंग है। आएगा, यस सर। नहीं जाता था, क्यों नहीं आया? सर मेहमान आ गए थे। हाँ यार मेहमान तो आ सकते हैं, मेहमान तो कह के थोड़ी आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और यार वो मेरी काट ही नहीं करता, गुस्सा ही नहीं करता, वो एक चीज करता दूसरा गोला दाग देता। 6 दिन निकाल, संडे के दिन में फंस गया। मेरे सामने वो रहता था फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे वो बालकनी वाले बैठे हैं वैसे फर्स्ट फ्लोर पर होते थे, ग्राउंड फ्लोर। ऐसे संडे के दिन सुबह सुबह फोन करता 8 बजे, मुकेश गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। मुकेश तेरे घर में ड्राइंग रूम में कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा, मतलब आज मेहमान नहीं है? मैंने कहा आज तो मेहमान नहीं है। तू स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, मतलब स्कूटर ठीक है? मैंने कहा सर स्कूटर तो एकदम ठीक ही है। तुम और तेरी बीवी दोनों मॉर्निंग वॉक पर दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ सर दोनों की तबीयत ठीक है। आ जाओ 10 बजे। आज ऐसे कई लोग आए होंगे जो 15-20 दिन के बहाने स्वाहा। तो मैं जाना था, इतने सारे बहाने क्या बनाए? मैंने कहा यार एक बार जाते हैं, फिर 7 दिन और छुट्टी ले। तो मैं वहां पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। सेमिनार से डिसीजन लिए जाते हैं, काउंसलिंग से लीडर बनाए जाते हैं। नोट द पॉइंट, सेमिनार से निर्णय लिए जाते हैं, सेमिनार से ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग से लीडर बनाए जा सकते हैं। काउंसलिंग मतलब 2 वे संवाद। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप काउंसलिंग करते हैं, जिसमें दोनों पार्टी को बराबर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। आपके मन में जितनी भी शंकाएं चल रही है उन्हें आप खत्म कर सकते हैं, और जब ये संवाद कायम होता है तो अंदर लीडर का जन्म होता है। आप तैरना सीखना चाहते हैं, आपको तैरना नहीं आता, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर? बोलिए भाई, ये अंतिम प्रोसीजर। आपको तैरना नहीं आता और आप सीधे पानी में कुछ टूट जाएंगे, मर जाओगे। क्या? टीचर खोजना पड़ेगा ना, एक आदमी को आइडियल बनाकर टीचर बनाना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाइए भैया। क्या नाम है आपका? कपूर प्रमोद के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रमोद बहुत जोरदार। देखिए अगर आपको तैरना सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जिस आदमी को तैरना आता है, जिस आदमी को तैरना आता है, और तैरना नहीं अच्छा तैरना आता है, जिसकी बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है तैरने का, उसके पास जाकर इच्छा जाहिर करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर। अगर आपको टेक्निकल एचर बनना है तो अपलाइन के पास जाकर इच्छा जाहिर करनी होगी। अगर आपको रोयल्टी एचर बनना है तो इच्छा जाहिर करनी होगी, और अगर आप इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं तो भगवान भरोसे रहना, कब रोटी आएगी हमें पता नहीं। इच्छा जाहिर कर दी तो अपलाइन का फोकस आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि अपलाइन आप ही की तरह के सीरियस आदमी को ढूंढ रहा है, और जिस दिन अपलाइन को पता चल गया कि ये सीरियस है, उस दिन अपलाइन आपके पीछे है। भैया आप इतने अच्छे तैराक हैं, मैं भी तैरना सीखना चाहता हूं। ओके, डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ेगा। सर रखूंगा। रोज सुबह 5 बजे तालाब पर आना पड़ेगा। आऊंगा। अब कंडीशन चालू हो रही है, आपकी अपलाइन भी कहती है अच्छा रोटी बनाना चाहते हो, 6 बेसिक का पालन करना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, ईटीडब्ल्यू में आना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर, सेम। आऊंगा सर, ठीक है, सुबह 5 बजे मिलते हैं, सी यू इन तालाब। और चले गए सुबह 5 बजे। अब 5 बजे जाने के बाद अब प्रक्रिया समझना। सबसे पहले जो टीचर होता है ना, वो ये नहीं कहता चल कूद। टीचर क्या करता है? पहले खुद कपड़े खोलता है, ट्रैक सूट पहनता है, अपने स्विमिंग सूट पहनता है, और सबसे बड़ी छलांग लगाकर बताता है। दैट इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, है ना। और आप जब लगातार पीने हासिल करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टीम के अंदर, और फिर वो बड़ी सी छलांग आपके सामने लगाता है।
और ये क्लियर कर देता है कि मैं बहुत बड़ा तैराक हूं। इसलिए बोलना कम करके बताना है, बोलना कम करके बताना। डायमंड क्लब के लिए बोलना नहीं, करके बताना है, करके डाल देना है ग्रुप में। मेरा हो गया, आपका कब? खुद करना फिर बताना, बोलना नहीं। कम से कम बोलिए, लीडर है, करके बता दीजिए। दुनिया आपको कॉपी करेगी, आप बोलोगे तो कोई कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि बोलने वाले तो पता नहीं कहां कहां सुबह 4 बजे टीवी पे मिल जाते हैं। उससे क्या होगा? बोलने से कुछ हासिल करके बता। और अगर आपने करके बता दिया तो अब आप क्या कह सकते हैं? कूद गया भाई तेरे सामने, चल अब स्विमिंग सूट पहन और ये छोटी वाली डाई कूद जा। अब यहां से संवाद कायम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। कूद जा, कूद जा। नहीं, बहुत डर लगता है। आप यही कहते ना, लोगों के पास कैसे जाऊंगा, लोग मना कर देंगे, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, तो कैसे प्लान बताऊं? आप भी यही प्रश्न करें। उसने कहा कूद जा, तो नहीं कूदूंगा क्योंकि डर लगता है। डूब गया तो अब नीचे से इंट्रोडक्शन चालू हो रहा है। डूब गए? ए भाई, 17 साल से स्विमिंग कर रहा हूं, 10 साल से बच्चों को सिखा रहा हूं, 3 नेशनल अवार्डी मैंने निकाल दिए हैं, 100 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे परमानेंट रहते हैं। आज दिन तक मेरा रिकॉर्ड है, एक को नहीं डूबने दिया। नहीं डूबने दोगे? नहीं, किसी को डूबने नहीं दिया। नहीं सर, फिर भी डूब गया। अरे मैं नीचे इसलिए खड़ा हूं कि डूबेगा तो तुझे डूबने नहीं दूंगा। हाँ सर ठीक है, फिर कूदता हूं। सर कूद तो जाऊंगा, लेकिन कूदने के बाद करना क्या? करना क्या? अरे भाई, पानी में कूदकर सांस मत लेना, पेट में हवा भर के रखना। पानी में अगर सांस ली तो पानी मुंह में चला जाएगा। शरीर को हल्का रखना, जब बॉडी ऊपर आए तो हाथ से पानी को पीछे धकेलना, तो आगे जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन सर हाथ हिलाना भूल गया तो चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं ना, नीचे हाथ लगा दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। और जब ये सारी चीजें क्लियर होती है तो छपाक पानी में कूद जाते हैं। और दुनिया के सारे तैराकों का निर्माण और दुनिया के सारे टेक्निकल अचीवर का निर्माण ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही होगा। यही प्रोसीजर है। अब क्या हुआ? काउंसलिंग मीटिंग हुई और मैंने प्रश्न किए उल्टे। मैंने कहा सर ठीक है, आप मुझे बताओ करना क्या? तो मेरे बॉस में मेरे ज्यादा अंतर नहीं था। उसने कहा कुछ नहीं करना, जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। मैंने कहा सर आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने कान में पूछा। अरे तेरे को किट नहीं दी? किट 1260 की थी, उसमें कपड़ा था। कपड़ा मैंने बनाया क्या? कंपनी ने बनाया। कपड़ा कंपनी ने बनाया, सेल यहां पर हो गया। कंपनी आई नहीं, सेल हो गया, कंपनी का माल बिक गया, तुझे डिस्काउंट मिल गया और तुम दोनों को मिला दिया तो मुझे प्रॉफिट मिल गया, और तू भी बेचेगा तो तुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। मैंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने दूसरा क्या प्रश्न पूछा? क्या सर आपको आपकी इमेज का आइडिया नहीं है, आपके स्टेटस का आइडिया नहीं है? यू आर द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग और मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मार्केटिंग। हम 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं जिस कंपनी में काम करते हैं, और आप मेरे से 3 जोड़ी कपड़े सेल करवाएंगे? 3 जोड़ी? तो उसने कहा सेल से शर्म आती है। मैंने कहा सर शर्म नहीं आती, शर्म आती तो 3 करोड़ मीटर थोड़ी सेल करते, 2 करोड़ मीटर। तो उसने कहा बेवकूफ, वो तेरा थोड़ी सेल कर रहा है, वो तो तू कंपनी का सेल कर रहा है। जब लोगों का सेल करोगे तो मिलेगी सेल। जब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो भाई साहब मुझे इतने प्रश्न पूछे, उनकी जिंदगी में मेरे जैसे आदमी नहीं मिला होगा। 1.5 घंटे तक प्रश्न पूछे। वहां पर जितने भी आदमी बैठे थे ना, सबके दिमाग खाली हो गए कि ऐसे भी प्रश्न होते हैं। और जब सारे कंफर्म हुए तो भाई साहब 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने आरसीएम करना चालू कर दिया। कलेक्टर से ज्यादा की इनकम लेने के बाद 26,000 रुपए पर मंथ 1999 में जब सारी बातें क्लियर हो गई तो मैंने आरसीएम बिजनेस करना चालू कर दिया 12 घंटे की नौकरी के बाद। यहां पर कुछ लोग 8 घंटे की नौकरी करते हैं और कहते आरसीएम कर तो लेंगे, लेकिन मरने की फुर्सत नहीं। जब तुम मर ही नहीं सकता तो क्या कर रहा है?
मरना तो सबको है भाई, प्रश्न जब समझ में आ जाता है ना तो फुर्सत निकल जाती है, समझ में नहीं आता तो बहाने ही रहते हैं। एक लड़का था यंग, 21 साल का, 20 साल की कन्या से उसको प्रेम हो गया। क्या हो गया? 2 आदमी बोल रहे, बाकी की मजबूरी समझ सकता हूं, किसी की बीवी पास में बैठी होगी। अरे मैं आपकी थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं तो पड़ोसी की बात कर रहा हूं। क्या हो गया बताओ? प्रेम हो गया। हाँ, कन्या से प्रेम हो गया तो चक्कर देखिए, आप करते हैं नौकरी 9 से 9, आप करते हैं नौकरी 9 से 9, छुट्टी नहीं मिलती, राइट? तो 9 से 9 तो आप मिल नहीं पाएंगे, संडे को आप मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि संडे में उसका बाप भी करता है नौकरी, वो घर पे रहता है। लड़की मिल सकती है केवल 9 से 9, क्योंकि बाप नौकरी के लिए जाता है 9 से 9, और आप भी जाते हैं 9 से 9, तो आप 9 से 9 आप 9 से 9 मिलना चाहती हैं और वो 9 से 9 मिल नहीं सकती। प्रेम में संघर्ष है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इधर छुट्टी नहीं मिल रही, संडे को मिल नहीं सकते, फिर भी किसी प्रेमी जोड़े को मिलने से कोई रोक पाया? तो भाई समस्या तो है, कैसे मिल जाते बताओ? इतनी भारी समस्याएं हैं, मिल कैसे? मेरे भाई, द इंपोर्टेंस ऑफ द वर्क जिस दिन पता होता है ना, उस दिन आप कुछ भी मैनेज कर लेते। आपका दिमाग आइंस्टीन से भी तेज हो जाता है। जेम्स वाट तो आपके अड़ता ही नहीं दिमाग के, आपने दिमाग में जोर तो डालो। जब आपको पता है कि मेरी प्रेमिका से मुझे मिलना है, मैं माई का लाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोक दे। आपके दिमाग में खतरनाक आइडिया है। आप अपने बॉस को क्या बोलेंगे जिसका उसके पास कोई जवाब ही नहीं? बॉस को क्या बोलेंगे? बॉस लूज मोशन हो गया। क्या बोलेगा बॉस? यही हंस दे। क्या बोलेगा बॉस? क्या बोलेगा बॉस? कहता जा भाई छुट्टी में। और कैसे भी करके आप पहुंच जाए, क्योंकि इंपोर्टेंस आपको पता है कि मिलना क्यों जरूरी, क्योंकि आपको पता है कि मिलूंगा तो ही बनूंगा सैया, नहीं तो बन जाऊंगा भैया। हेलो, जिस दिन आरसीएम समझ में आ गया तो नींद आना बंद हो जाएगी। यस। तुम जिस बिजनेस को करते हो भाई साहब, 4 तो मेरे पास होटल्स हैं, शेयर मार्केट का 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, कई बिजनेस है, लेकिन इन सारे बिजनेस के बाद भी मेरा कोई बिजनेस आरसीएम के ऊपर न कभी जा पाया है न कभी जा पाएगा, क्योंकि इंपोर्टेंस मुझे पता है कि आरसीएम का मतलब क्या है। ये सारे बहाने रह जाएंगे, लेकिन जिस दिन समझोगे उस दिन, जब तक समझोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और भाई साहब, मैंने काम करना चालू किया 1 साल में रोटी एजेंट। काम किसे कहते हैं मेरे से पूछिए। 12 घंटे की नौकरी, सैटरडे को हाफ डे रहता था। सैटरडे को हम घर पर पहले ही बोल के आते थे घर पर नहीं आएंगे, स्कूटर रखते थे, स्कूटर के चारों तरफ किन्ने लगाते थे। हमारा दोस्त था घनश्याम दुरानी, उसको पीछे बिठाते थे। भिलोड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवार, मंगलवार से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरा, गंगराट से भिलोड़ा, पूरा चक्कर काट के आते थे 2 नाइट। संडे के दिन सुबह 4 बजे आकर 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करते, और थकान नहीं आती थी बिल्कुल भी। मजाल है कि 1 मिनट भी थकान आए। थकान तब नहीं आती जब मन से काम करते हो, थकान तब आती है जब लोगों के ऑर्डर से काम करते हो। ऑर्डर से काम करोगे थकान आएगी। मैं अभी आपसे कहूं कि यहां पर ये बक्से है ना, बाहर उठाकर ले जाओ और रखो, तो आपको ऑर्डर दिया ना तो आपको थकान आई है, आपको बेजी काम बता रहे हैं। लेकिन जब इतने ही वजन को आप जिम में उठाते हैं ना तो सेल्फी खिंचाते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? क्योंकि मन से काम करते हो तो खुशी होती, और जब हमें पता होता है कि हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं तो फिर संघर्ष नहीं होता, खुशी होती है, हमेशा खुशी। 1 साल में रोयल्टी टीचर बन गए हो। जब हम रोयल्टी टीचर बने तो सीनियर आदमी बन गए। पूरे राजस्थान में 4 रोयल्टी टीचर, पूरे इंडिया में 4 रोयल्टी टीचर थे। और हम जब रोयल्टी टीचर बने तो हमारी अपलाइन ने मीटिंग रखी, काउंसिल विद टेक्निक रोयल्टी टीचर। अब भिलोड़ा में पहली काउंसलिंग थी रोयल्टी टीचर की, हम लोग गए तो बॉस ने बहुत प्यार से हमें एक डिनर करवाया और सबके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हमारे अपलाइन, और सबको एक गिफ्ट दिया और मुझे लास्ट में एक किताब दी। किताब और मुझे, साला जीवन में जिसने कोई किताब आज दिन तक नहीं पढ़ी, उसकी किस्मत देखो कितनी खराब थी, किताब ही उसके हाथ आई।
और मुझे कहा किताब। तो मैंने किताब को हाथ से लिया, नाम भी नहीं पढ़ा, बैग में। मैंने कहा ये क्या कर रहा? मैंने कहा सर किताब है, पढ़ लूंगा। नहीं नहीं सुन आगे, ये किताब तेरे लिए लाया हूं मैं, और सिर्फ तेरे लिए ही लाया हूं। जिस दिन ये किताब तूने पढ़ ली तो इस सृष्टि पर तेरे ही डंडे गड़ना चालू हो जाएगा, यानी झंडे गड़ना चालू हो जाएगा। फिर दुनिया में टॉपर बनने से तुझे फिर रोक नहीं। अपलाइन का क्या काम रहता पता है? बार बार वो एक ऐसा डायलॉग बोल देते कि आपकी क्यूरियोसिटी को जगा दे। जो आदमी किताब नहीं पढ़ता था उसे कह दिया कि अगर ये पढ़ लेगा तो तू ये कर लेगा। अपलाइन ने अब तक जो जो कहा था मेरी जिंदगी में वो हुआ था। मेरे दिमाग में ये भी फिट था कि अपलाइन ने बोला है तो कोई ना कोई राज की बात है, इस किताब को पढ़नी पड़ेगी। मैं उस पूरी काउंसलिंग में सबसे पहले छोड़कर वहां से भाग गया, घर पर गया, घर पर जाकर सीधा खाना खाया, खाना खाकर सीधा रूम में गया, रूम में जाकर टेबल लैंप जलाया, टेबल लैंप जलाकर मैंने रूम के गेट को बंद किया, गेट को बंद कर खिड़की को खोला, विंडो खोलकर मैं तेज चिल्लाया, सुनो मैं किताब पढ़ रहा हूं, कोई डिस्टर्ब मत करना, और बंद कर दिया और किताब पढ़ना चालू। सुबह 4 बजे तक किताब खत्म। एक ही नाइट में किताब पढ़ा है। जिस चीज में तुम्हें रुचि नहीं है ना, जिस दिन रुचि आने लग जाएगी तो तुम उसी चीज के टॉपर बन जाओ। एक झटका लगता है, एक घटना घटती है कि कब रुचि पैदा हो जाएगी तुम्हें पता नहीं। और मैंने 4 बजे तक किताब पढ़ डाली। 4 बजे किताब पढ़ने के बाद मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा था, इतना ताकतवर महसूस कर रहा था, जैसे हनुमान जी लंका चले गए थे ना, वैसे मुझे लग रहा था कि अब ये सुबह 4 बजे नहीं होती तो मैं तुरंत किसी को प्लान बताने भाग जाता और मैं कहीं ना कहीं चला जाता। इतनी ताकत मेरे अंदर दौड़ रही, बहुत ज्यादा ताकत दौड़ रही। मैंने तुरंत एक खाली पेपर लिया, एनर्जी तो भरपूर आ गई, तो मैंने खाली पेपर लिया। खाली पेपर पे लिखा, टू द मैनेजर फलाना फलाना कंपनी लिमिटेड, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन। डियर सर, मैं अब आपकी कंपनी में काम करने में असमर्थ हूं, इसलिए आज और अभी से मैं आपकी कंपनी में त्याग पत्र दे रहा हूं। मुझे पता है कि कंपनी का नियम है कि 3 महीने पहले सूचित करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको सूचित कर नहीं पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे पता है कि आप पनिशमेंट के मुताबिक आप मेरी ग्रेच्युटी के अमाउंट को रोक देंगे। आपकी ग्रेच्युटी आप ही को मुबारक, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम। और 1 साल के बाद नौकरी खत्म, क्योंकि 23,000 का आरसीएफ का चेक आ गया। मुझे उस किताब से समझ में आ गया कि सही समय पर सही गेंद पर सही चौका नहीं लगाया तो कितना भी दिमाग और कितनी भी ताकत हो कुछ काम नहीं आती। डिसीजन को सही समय पर लेना सीख जा। मैं उस किताब से सीखा और भाई साहब इतना तेज गति से भागा कि आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए 22 साल कंप्लीट, 23वां साल हो रहा। अब मजे की बात है, उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ था? तो टोटल 8 आदमी जाना चाहते हैं, तो जाना चाहते हैं किताब में क्या लिखा? अरे ऐसी खतरनाक चीज, दिमाग खराब हो जाएगा। किताब में क्या लिखा? एक किताब की एक लाइन ने दिमाग ही खराब कर दिया। किताब में एक छोटी सी कहानी थी, कहानी में थोड़ा मोल्ड करके समझा रहा हूं, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। राजस्थान का गांव था 500 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात है? राजस्थान का गांव 500 साल पुरानी बात। उस समय 500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जेसीबी मशीन नहीं थी, कोई साइकिल नहीं थी, कोई औजार नहीं थे। 500 साल पहले बिल्कुल गांव की लाइन। राजस्थान में हर साल अकाल पड़ते थे, 1-2 बारिश होती थी। पीने का पानी बारिश के पानी पर निर्भर होता था। जमीन के अंदर जो पानी था वो खारा था और बहुत गहराई पर था। पानी का इतना संकट होता था कि 5-7 गांवों के बीच में एक तालाब होता था। तालाब से सारी गांव की महिलाएं सुबह 4 बजे पानी लेने जाती थी पीने के लिए। आज भी चित्रकार द्वारा चित्रण किया जाता है राजस्थान का, तो राजस्थान का चित्र ऐसे ही आता है। रेत के टीले, 10 लेडीज पानी का घड़ा लेते हुए गाना गाते गाते जा रही है। ये वहां का मूलभूत कल्चर था और सारे गांव में ऐसा ही होता था। राजस्थान बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सब लोग पानी से त्रस्त थे। तभी 2 गांव में आपके और मेरी तरह 2 बच्चे पैदा हुए जो 18 साल के होते। वो एंटरप्रेन्योर थे। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी नए क्षेत्र में अपने जीवन को बनाए, जो दुनिया को किसी संकट से बाहर निकाल दे अपने टेक्नोलॉजी से। 2 लड़के पैदा हुए, 18 साल के हो गए। उनके माँ बाप ने कहा कि अब तुम भी कुछ इकोनॉमिकल सहयोग करो। तो उन्होंने सोचा क्या करूं। तो उनके दिमाग में आइडिया आया, ऐसा काम करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया।
पानी का ही संकट है तो हम पानी का ही बिजनेस करें। कैसे करेंगे? 2 बाल्टी खरीदेंगे, लेडी जब पानी लेने जाती है उससे पहले हम पानी लेकर चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, और जो ही लेडी जाएगी पानी लेने के लिए, हम तेज तेज चिल्लाएंगे, इतनी दूर काहे को जाना, एक आने में यहीं पे ले लो। ये उनका आइडिया था और उन्होंने ऐसे चिल्लाना चालू किया। गांव की लेडीज को पता चल गया कि पानी तो यहीं मिलता है, तो जिनके पति अमीर थे उन्होंने अपने पति को बोला, तो पति ने उनको दे दिया 1 पैसा, और धीरे धीरे गांव का कल्चर बदलने लगा। कल्चर बदलना कैसे? जैसे आज के 20 साल पहले मोबाइल चालू हुए थे तो पहले अमीरों के पास, फिर मिडिल क्लास के पास, अब लोअर क्लास के पास, अब किसी रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल मिलेगा। कल्चर बदल गया। तो कल्चर क्या बदलने लगा कि धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि इतनी दूर इतना टाइम लगाने से अच्छा है हम पैसे कमाने में ध्यान दे सकते हैं और यहीं से हम अपनी पैसे की बचत कर सकते हैं। तो बच्चों का तो पानी बिकने लगा, गाँव वालों को फैसिलिटी मिलने लगी, अब बच्चों को एडवांस ऑर्डर मिलने लगे, है ना, कि परमानेंट ग्राहक बनने लगे बच्चों के। धीरे धीरे बच्चे ना पानी के दम पर अमीर बनने लगे। बच्चे अब नौकर रखने लगे पानी लाने के लिए, और वो मैनेज करते थे। देखते देखते 4-6 महीने में गांव के पैसे वाले लोगों की लिस्ट में उनका नाम आ गया और उनका जीवन बहुत बढ़िया चलने लगा। लेकिन जो ही वो अमीर बने किसी बिजनेस से, लोगों ने उनके बिजनेस की कॉपी करना चालू कर दिया। ट्रेडिशनल मार्केट का माइनस पॉइंट है, जब भी आप हिट होते हैं तो आपकी कॉपी हो जाती है। आप एक अच्छी मिठाई की दुकान खोलते हैं तो पड़ोस में ऑटोमेटिक खुल जाती है। आप एक अच्छी ज्वेलरी की दुकान खोलते हैं और अगर आपकी अच्छी चल गई तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। आपने पानी पतासा यानी पुचके की दुकान लगा दी और वो अगर बहुत अच्छी चलती है तो 3-4 ठेले वाले आके वहां खड़े हो जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट की बीमारी है। मुंबई कितने लोग गए हुए? मुंबई काफी लोग गए। मुंबई में कालवा देवी का नाम सुना आपने? कालवा देवी में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भगत ताराचंद। क्या रेस्टोरेंट का नाम क्या है? भगत ताराचंद। आपको आश्चर्य होगा कि एक गली में 14 भगत ताराचंद। कितने? 14। एक का नाम है आर भगत ताराचंद, एक का नाम है टी भगत ताराचंद, एक का नाम है एस भगत ताराचंद, एक का नाम है एन भगत ताराचंद, एक का नाम है एम भगत ताराचंद, और सबसे लास्ट में खुला है उसने लिखा है यही है असली भगत ताराचंद। ये ट्रेडिशनल मार्केट की कॉपी है। जब आप हिट हो गए तो सारे लोग उसी काम को करने लग गए। देखते ही देखते अब गांव में कोई भी नया बच्चा आता था तो वो पानी का बिजनेस करता। अब हुआ ये कि पानी खरीदने वाले 100 थे, बेचने वाले 200। हावड़ा स्टेशन पर जैसे भीड़ पड़ती है टैक्सी वालों की, वैसे हो गया। अब ये बच्चों का बिजनेस घिरने लगा, वो टेंशन में आ गए। ये क्या कर दिया, हमने आइडिया लगाया और हम ही बर्बाद। तभी उनके दिमाग में कहा कि नहीं नहीं, ये बिजनेस गलती हो गया, हमें ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसे कॉपी किया जा सके। सिद्धांत बनाए, क्या लिखा? हमें ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है जिसकी कॉपी की जा सके। जो भी हम टाइम का इन्वेस्टमेंट करें वो हमारे जीवन का परमानेंट इन्वेस्टमेंट बन जाए, और अगर अभी हम समय डाल दें तो समय वापस हमारे पास लौट कर आए। और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर बिजनेस को ढूंढना चालू किया। तभी दिमाग में आइडिया है कि चलो एक काम करते हैं, 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है वहां से हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। क्या बोला? कितने साल पहले कोई जेसीबी मशीन थी क्या? 2 पहाड़ आते थे पीछे, पहाड़ के अंदर से पाइपलाइन बिछानी थी। किसी ने खानदान में कभी नहीं सोचा था, पूरे राजस्थान में किसी का दिमाग ही नहीं चला था, वो बच्चा क्या कर रहा था, पाइपलाइन बिछा देंगे। उसका दोस्त उसके ऊपर हंसा। उसने कहा तू हंस क्यों रहा है? बेवकूफ जैसी बात कर, तेरे बाप ने बनाई पाइपलाइन कभी? तुम भी जब आरसीएम करोगे तो तुम्हारा पड़ोसी भी यही बोलेगा, तेरा बाप पहुंचा रोटी पर। नए काम करने वालों को तो सुनना पड़े, सुनने की आदत है तो लीडर बनने वाले सुनना चालू कर दो लोगों। तेरा बाप पहुंचा? वो कह नहीं बाप नहीं पहुंचा तो क्या है, ये कहां लिखा हुआ कि जहां पर बाप नहीं पहुंचता वहां पर बेटा नहीं पहुंच सकता? वो बहसबाजी कर। उसने कहा चल सरपंच से पूछ ले। सब सरपंच के पास गए कि पाइपलाइन बना दे, तो सरपंच ने क्या सोचा कि भैया इसको कोई भूत प्रेत का साया आ, तो झाड़ू वाले मंगा लिया कि झाड़ू लगा के इसको ठीक कर। कोई समझने के लिए तैयार, लेकिन बच्चे के दिमाग में फिट था, बच्चे की कैलकुलेशन थी। क्या कैलकुलेशन थी? 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। 5 किलोमीटर मतलब कितना होता? 5000 मीटर। बच्चा क्या कह रहा था, मैं रोज केवल 1 मीटर खोदूंगा, इतना ही खोदूंगा 1 मीटर।
तो टोटल कितने दिन में खुदेगा? 5,000 दिन। 5,000 दिन। 5,000 दिन मतलब लगभग 14-15 साल। 14-15 साल में खुदेगा। मेरी एज अभी 20 साल है, 15 साल के बाद 35 साल हो जाएगी। 35 साल के बाद 35 साल की लाइफ तो मेरी बचेगी, और उसके बाद सारे मेरे बच्चे मेरे नाम को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि पाइपलाइन तो मैंने खोदी। और इस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने खोदना चाहिए, लेकिन आम आदमी के पास पेशेंस नहीं होता। मैं अपने दोस्त को आरसीएम का प्लान समझा रहा, दोस्त को जब आरसीएम का प्लान समझा रहा था तो लास्ट में मैंने इनकम बताई। फिर रॉयल्टी में 20 से 30 हजार की इनकम आती है, टेक्निकल पर 40 से 50 हजार की 60 हजार की इनकम आती है, फिर रूबी पर इतनी आती है, स्टार रूबी पर इतनी आती है, सफायर पर इतनी आती है, स्टार सफायर पर 15-20 लाख रुपए की इनकम आती है। तो उसने मेरे पेन को रोक दिया, बस आगे मत बता। मैंने कहा क्यों? यही चाहिए 20 लाख रुपए पर। मैंने कहा ले लो, बस अब ये 20 लाख लेनी है, तो मुझे बता कितना समय लगेगा। मैंने कहा सर मैं तो यही मान लो 10-15 साल। 10-15 साल 10-15 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तू कुछ मत कर, तू भी 15 साल के बाद 50 का ही होगा, बिना करे हो जाए या करके हो जाए। लोग इसलिए नहीं कर रहे कि टाइम लगता है। अरे भाई तू नौकरी तो कर रहा है, करता रहना, जो बिजनेस कर रहा है करता रहना, साइड में पाइपलाइन खोदना चालू करना परमानेंट। लेकिन हमारे पास वो पेशेंस नहीं, और उस बच्चे ने पाइपलाइन खोदना चालू कर। जो ही वो पहाड़ा उठाकर जाता था तो गांव वाले उसके इंसल्ट करते थे, ये पाइपलाइन बिछाएगा। तुम भी जब टाई पहन के बाहर निकलोगे तो तुम्हारा पड़ोगा, ये आ गया जय आरसीएम, बड़ा रॉयल्टी अचीवर। उसकी भी इंसल्ट करने लगे, आपकी भी इंसल्ट होगी। लेकिन बच्चा अच्छी तरह जानता था कि घर का खर्चा तो वो पानी लाकर चला ही रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कमा नहीं रहा है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा समय में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उसने खोदना चालू कर दिया। खोदते 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 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो उसने गांव के चौराहे पर एक बोर्ड लगा दिया और एक चेयर लगा दी। ऐसे एक बोर्ड लगा दिया और बोर्ड पे चेयर लगा दी, और पास में नल लगा दिया, ऐसे पास में नल लगा दिया, ठीक है। और बोर्ड पे लिख दिया, भाई और बहनों, अब पानी के लिए आपको 1 पैसे देने की जरूरत नहीं है, महीने के 5 पैसे दो और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। क्या लिखा इसने? क्या लिख दिया इसने? महीने के 5 पैसे दो और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। एक ही दिन में 200 बच्चे बेरोजगार। दैट इज द टेक्नोलॉजी बिजनेस। कब कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, कब किसको गायब कर देगी, पता ही नहीं। 30 साल पहले एसटीडी पीसीओ टॉप पे थे, एसटीडी पीसीओ ही गायब। 30 साल पहले पेंटर टॉप पे थे, एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे के सारे पेंटर गायब। ऐसे 50 बिजनेस के एग्जाम्पल आपने देखे हैं और मैं दे सकता हूं। एक टेक्नोलॉजी आती है, सारे गायब। कहीं आप वो बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप वो नौकरी तो नहीं कर रहे। अभी गवर्नमेंट टीचर लगाती है तो सब लोग टीचर की नौकरी करना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, आने वाला जमाना किसी फिजिकल पढ़ाने का है ही नहीं। बाइजू जैसी कंपनियां अभी से कदम रख चुकी है उसके अंदर। बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर को लगाने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया कार्टून फिल्म से आप पूरे चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। एक कार्टून फिल्म चलेगी, राम और लक्ष्मण बातें करेंगे और फिजिक्स का सिद्धांत समझा देंगे पूरे। अब उन चीजों में बातें जा रही हैं। अभी से पाइपलाइन खोदना चालू करो मेरे भाइयों, नहीं तो समय लेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आरसीएम करो, पाइपलाइन खोदना चालू करो। एक ऐसा काम करो जो परमानेंट रूप से आपके पास इनकम लेकर आए, पैसिव इनकम लेकर। देखते देखते सारे के सारे बच्चे बेरोजगार हो गए। अब ये एक आदमी के पास कोई काम ही नहीं बचा। बस वो तो मर्जी आए तब आता, आके सीट पे बैठ जाता, बस नल को पकड़ लेता, जो भी बाल्टी लेकर आता उसको कहता भाई आज ही चाहिए कि परमानेंट चाहिए। वो परमानेंट चाहिए तो अपने अकाउंटेंट को बोलता इसका खाता खोल दो 5 पैसे लेकर। अब उसके पास 20 तो अकाउंटेंट हो गए। अब केवल उसके पास कोई काम नहीं, बस नल को यूं करने का।
जब भी कोई आता तो नल को खोलता, क्या आवाज आती थी? ऐसे आवाज आती थी। जब भी ट्र करता था तो पैसा आता था। क्या करता था तो पैसा आता था? कोई टर बोल रहा, कोई भर बोल रहा। अरे मैं सवाल सुनो, नहीं समझ पा रहे। चलो मैं आपको बताता हूँ। सब लोग ऐसे हाथ करो जैसे नल पकड़ लिया हो। नल पकड़ लिया, ऐसे नल पकड़ लिया, ऐसे नल पकड़ लो सब लोग। जो नहीं पकड़ रहा उसे पकड़ाओ जबरदस्ती और बोलो। अब थोड़ा सोचो कि जीवन में करने से पैसे आने लग जाए तो कितना मजा है। जैसे हमें कोई देने वेन की जरूरत ना हो, कोई घर पे आए दूध वाला, भाई साहब 1000 रुपए दो, अभी रुको, 1000 ये ले। ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? लेकिन भाई साहब ये ट्रिल करने की वजह से उस एरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि इसने एक ऐसे बिजनेस को पकड़ा जो हर आदमी की जरूरत हो। तो बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हो तो ऐसे काम को करो जो हर आदमी की जरूरत हो, जैसे आरसीएम, आटा, दाल, चावल, नमक, सारे कोई भी मना ही नहीं कर सकता ऐसा बिजनेस। तो उसने पानी का बिजनेस सुना था कि कोई मना ही नहीं कर सकता। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी उसका 5 किलो वजन कम हो गया। पूछो क्यों? हाँ, 5 किलो वजन इसलिए कम हो गया क्योंकि वो रात को नींद नहीं आती। वो बार बार सोचता था कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो ट्र कौन करेगा। तो उसने एक दिन पड़ोसी से पूछा, भाई साहब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ट्र कौन करेगा? तो पड़ोसी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा बच्चा करेगा। क्या बच्चा करेगा? मतलब मेरा बाप मेरे ऊपर निर्भर है, मैं उसके ऊपर निर्भर होऊंगा और उसका बच्चा उसके ऊपर निर्भर होगा। क्या हम जिंदगी भर लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगे? नहीं, हमें एक ऐसा काम करना है कि जिंदगी भर जब तक जिंदा रहे केवल मेरा ही नाम चलना चाहिए और मेरे मरने के बाद भी मेरे खानदान में मेरा नाम लगा रहना चाहिए। तो उसके दिमाग चलने लगा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो अब उसके पास खूब सारे नौकर थे। उसने गांव में बोर्ड बदल दिया। बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, अब आपको चौराहे पर आकर पानी लेने की जरूरत नहीं है। 10 पैसा जमा कराओ और पाइपलाइन ही अपने घर पर ले जाओ और खुद ही ट्र करो। अब लोग 10 पैसे जमा कराने के बाद सब कनेक्शन लेने लगे। अब उसके पास इतने आदमी थे कि हर घर में जाके पाइपलाइन डाल के आ गए। अब तो उसके पास कोई काम ही नहीं। वो तो पूरे दिन भर घूमे, कौन कब ट्र कर दे, इसके घर में पैसा आना भाई। और भाई साहब जब ये गहरी निद्रा में सो रहा होता है तब भी कोई ट्र कर देता है। ये तो इधर सो रहा है, उधर रात को 2 बजे किसी ने नहाने के लिए पानी को ट्र कर दिया, इधर पैसा आना चाहता। उसने सिस्टम ही ऐसा बना लिया कि कौन कहां ट्र कर दे, इसके ट्र पे कोई दिक्कत नहीं। हमारा वही ट्र कंप्लीट हो गया है। हमारी टीम में 1.5 करोड़ लोगों ने ट्र का कनेक्शन ले लिया। हमारी टीम में 17 लाख लोग हर महीने ट्र करते, और लोग ट्र करते तो हमारा ट्र ऑटोमेटिक हो गया। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, काजीरंगा से गांधीधाम तक, हिंदुस्तान का एक भी स्टेट, एक भी डिस्ट्रिक्ट, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर आरसीएम में हमारी डाउन ना। और जहां पर कोई भी ट्र करे तो हमारे को इनकम आएगी। रात को 2 बजे भी किसी को भूख लगे और बिस्किट का पैकेट खाते ही ट्र हो जाता है तो हम गहरी निंद्रा में भी होते हैं तो हमारे खाते में जमा हो जाता है। हमने ऐसे कारोबार को कर दिया कि सारा कनेक्टेड हो गया। लेकिन जब आप लोग ट्र करते हैं तो ट्र की ही आवाज आती है, लेकिन हमारे घर पर ट्र की आवाज नहीं आती। आपके घर पर आप ऐसे करते तो ट्र ट्र, जब भी प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या आवाज आएगी? ट्र ट्र। लेकिन हमारे ऐसे आवाज नहीं आती, हमारे घर पर अलग तरह की आवाज आती है। कंटिन्यू कंटिन्यू चालू ही रहती है। जब हम सो जाते हैं तो भी चालू रहती है। और लास्ट डेटों में तो भाई साहब भट्टाचार्य जी तेज तेज आती है। तो
और भैया लास्ट डेटों में 1 घंटा तो आवाज को नहीं संभाल सकते, इतनी तेज आवाज। पाइपलाइन बनानी है, अगर नहीं बनानी है तो सेमिनार समाप्त हुई, 150 रुपए में इससे ज्यादा नहीं बोला जाता। और बनानी है तो दोनों हाथ खड़ा करो। पड़ोसी नहीं करता है तो उसे या तो बाहर ले जाने के लिए बोल दो या फिर खड़े कर दो, और एक बार अंदर से आवाज निकाल के बोलो ये। अगर ये पाइपलाइन बनानी है तो तैयार हो जाओ। 2 काम करने हैं, हमें समझना है कि आरसीएम क्या है और आरसीएम की सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या है। लोग गुमराह हो जाते हैं और इतने गुमराह हो जाते हैं कि पूरे दिन भर आरसीएम करते रहते हैं और इनकम आती ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आरसीएम में करना क्या होता है। जो भी आरसीएम में करना होता है वो आप करते ही नहीं, आप वो करते हैं जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज। मीटिंग में आना आरसीएम की सपोर्टिंग एक्टिविटीज, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना आरसीएम की सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। ट्रेनिंग में जाना आरसीएम की सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। हमेशा पॉजिटिव रहकर जय आरसीएम बोलना सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। गांव के चौराहे पर आरसीएम की पॉजिटिव बातें करना, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग एक्टिविटीज। हमेशा कोऑर्डिनल रूल और बेसिक का पालन करना, उनको पढ़ना, यूट्यूब पर जाना, जूम मीटिंग में जाना है, ये सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। तो प्रश्न है आरसीएम क्या है? आरसीएम 2 ही काम से आरसीएम होता है, खुद की परचेजिंग, डाउनलाइन की परचेजिंग, और कोई आरसीएम में होता ही नहीं। क्या 2 काम? देखो, खुद की परचेजिंग से क्या होता है, जैसे मैंने परचेज किया तो परचेज करके मैं यूज भी कर सकता हूं और सेल भी कर सकता हूं, और डाउनलाइन की परचेजिंग पर डाउनलाइन भी काम कर सकता है, डाउनलाइन भी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। यानी जब बीवी यानी पीवी बने तो वो आरसीएम है, बाकी सब मोह माया। हम कितना काम ऐसा कर रहे हैं जिससे पीवी बन रहा है। जिस दिन ये दिमाग में क्लियर हो गया तो आपको आश्चर्य होगा कि जो 2 घंटे काम करता है वो इस बिजनेस का टेक्नोलॉजी बन जाता है। और मैंने ऐसे कई आदमी को देखा है जो 100% कमिटेड है, जय आरसीएम बोलते हैं, फुल टाइम आरसीएम करते हैं, लेकिन वो रॉयल्टी पर भी नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो केवल जय आरसीएम बोलते हैं। पिकअप सेंटर पे जाके बैठ जाते हैं, जो भी आदमी आता है उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं जय आरसीएम बोल, जय आरसीएम बोल, जय आरसीएम। ऐसे करने से तो बिजनेस बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। 2 काम, या तो घर के लिए सामान लो यूज करो, या लेकर सेल करो। पहला, डाउनलाइन बनाओ, डाउनलाइन का बिल कटाकर डाउनलाइन से सेल कराओ या यूज कराओ। ये 2 काम जब जब भी होंगे तब पीवी बनेगा, और जब जब भी पीवी बनेगा तो आप ऊपर जाएंगे। केवल पॉजिटिव रहने से टेक्निकल अचीवर नहीं करेंगे। तो आरसीएम के 2 ही काम है, क्या बताओ, क्या बोला मैंने? बिल बनना। जब भी पिकअप सेंटर पर जाने के बाद आपकी आईडी और आपकी आईडी के नीचे किसी का बिल बनता है तो वो आरसीएम है, बाकी कुछ आरसीएम नहीं है। भले कितना ही जय आरसीएम करो, कोई आदमी 50 बार जय आरसीएम करे तो आरसीएम उसे अलग से रोयल्टी नहीं देती। ये 2 काम कर दे तो रोयल्टी मिलेगी। और भाई साहब, इनॉग्रेशन फंक्शन आ रहा है भिलवाड़ा के अंदर, है ना? पता कितने लोगों को पता? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा फंक्शन का मौका भट्टाचार्य जी पूरे आरसीएम के इतिहास में नहीं आया। साहनी जी, पूरे आरसीएम के इतिहास में जब 2,500 पीवी का प्रोडक्ट हर महीने यानी 3 महीने तक 7,500 का, अक्टूबर नवंबर तो निकल गया, तो 1 ही महीना बचा है, इसी महीने में आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आपको 1 महीने का सिर्फ 5,000 का माल खरीदने से 2 कूपन, 5,000 का माल खरीदने से भिलवाड़ा जाने की एंट्री, 5,000 का माल लेने से भिलवाड़ा में आपको गाला डिनर फ्री, 5,000 का माल लेने से टीसी चावड़ा जी के साथ रहना फ्री, 5,000 का माल लेने से इंडिया के सारे लीडरों के साथ रहने का मौका, 5,000 का माल लेने से गुड डॉट का ऑफर, 5,000 का माल लेने से न्यूट्रीचार्ज का ऑफर, 5,000 का माल लेने से हरी संजीवनी का ऑफर, 5,000 का माल लेने से
आपका खुद का कमीशन 5,000 का माल लेने से, डाउनलाइन का कमीशन, ये सारा 5,000 का माल लेने से इतना सारा मिल रहा है। मेरे भाई पूरी पृथ्वी में ऐसा समझाओ कि 5,000 का माल लेने से ऐसा कभी हो सकता है। अगर ये बात अभी तक भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके दिमाग की सीटी स्कैन करवाओ, कोई ना कोई लोचा निकलेगा। क्योंकि ऐसा ऑफर तो कभी पृथ्वी पर आया ही नहीं था कि एक काम करने से इतने सारे फायदे एक साथ हो, फिर भी कोई नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ वो जय आरसीएम कर रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भैया हमारे राजकुमार चांडक जी की याद आ रही है, और राजकुमार जी चांडक नए जो है रूबी पिनेचर बने हैं, तो मैं सलूट करता हूं कि इतने जोरदार तरीके से उन्होंने काम किया। अगर राजकुमार जी चांडक यहाँ पर है तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ राजकुमार जी का स्वागत कीजिए। है क्या? शायद आपकी किसी काम की व्यवस्था में लगे हैं, तो राजकुमार जी शायद अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूं कि आपने बहुत शांति से, मैंने 45 मिनट कहा और 2 घंटे बात कर लिया आपसे, तो 2 घंटे तक आपने बड़ी शांति से सुना। और यही चीज ये डिसाइड करती है कि आप किसी चीज के लिए कितने कमिटेड हैं, कितने लोग कमिटेड होकर आ सकते हैं। राजकुमार जी आगे एक बार जोरदार तालियां। मैं अपने स्टेज को छोड़ रहा हूं, एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां राजकुमार जी के लिए बजाएं। द ब्रांड न्यू रूबी पिनेचर राजकुमार जी। और ये एक ऐसा आदमी है जो जब शुरुआती समय में सानी साहब, राजकुमार जी, गोयनका साहब, ये वो चंद कमिटेड लोग होते थे जिनकी वजह से बिजनेस आज पूरे वेस्ट बंगाल में है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपके साथ विदा करता हूं। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज কি মনে হচ্ছে এখন? কি মনে হচ্ছে? লাখপতি